तो आपका गट सारे के सारे नेगेटिव हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब कितना भी बढ़िया खाना खा लें, आप वो यूजलेस है आपके लिए, बिकॉज योर फूड फीड्स योर स्टेट, यानी कि आपका खाना आपकी मानसिक दशा को के अनुसार ही काम करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर लिसनिंग टू योर एवरी थॉट। क्या सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता लग पाए कि हमारे गट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है? आपका थायराइड भी कई बार ठीक है, आप कैलोरी भी कंट्रोल कर रहे हैं और आपका फिर भी वेट बढ़ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका गट, स्पेशली गट बैक्टीरिया खराब हो चुका है। स्पेशली जब रात को नींद एक बार खुल जाए और फिर आने में आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, या आप करवट बदलते रहते हैं, या फिर नींद नहीं आती, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर एक गट की स्पेशल बीमारी हो चुकी है। और ये बैड बैक्टीरिया जानलेवा तक है, यानी कि अगर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो ये हमें पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इवन कई बार एक बैक्टीरिया है वो हमें इवन आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आप कहते हैं ना मुझे गट इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये काम हो जाएगा, गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ गई, आप किसी भी आदमी को देखकर 2 मिनट के अंदर कोई भी बच्चा या एक महिला बता देती है इट्स नॉट गुड, वो उनकी गट फीलिंग इंस्टिंक्ट है, पॉजिटिव डिसीजंस हैं वो आपके गट से ले जाते हैं। जो सुबह खाली पेट दूध की और चीनी की चाय पीते हैं, दे फीड देयर बैड बैक्टीरिया। खाली पेट जो बैड बैक्टीरिया रात भर भूख की वजह से मर रहे होते वो भी आप जिंदा कर देते हैं। और छोटा सा भी पार्ट आपका अनडाइजेस्टेड रह गया आपके गट पेट में, और वो आपके गट में चला गया और वहां पर उसने फंगस क्रिएट कर ली, तो फिर यही तो गड़बड़ हो रही है कि आप जिम में जाते हैं और प्रोटीन खाते हैं और बालों की प्रोटीन गायब हो जाती है, बायोटीन। अधिकांश देखेंगे कि जिम में जाने के बाद बाल जितने होने चाहिए तो उतने कम हो रहे हैं। अभी बताइए कि लोगों को आजकल इतना स्ट्रेस है, इतने फियर हैं, इतने फोबियाज हैं, किस तरह से वो इसको सुधार सकते? देखिए, मैंने जब NLP सीखी थी तो मैंने अपनी बीमारियों के लिए सीखी थी। मुझे उस टाइम पेप्टिक अल्सर था जो बार बार रिकरेंट होता था। 31 साल की उम्र में रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया था, जिसको गठिया बाय कहते हैं। बाल खराब हो गए थे और मुझे बचपन से माइग्रेन था, तो 4 बीमारियों को लेकर आया था मैं। तो मुझे तो ये लग रहा था कि अब ये क्या होगा अगर ये बीमारी चलती रही। और जो ब्रेन है वहाँ पर आपके पास पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, वहाँ पर ट्रॉमा भरे पड़े हैं, वहाँ पर फोबियाज भरे पड़े हैं। तो जब तक आप इनको लिए घूम रहे हैं तो आपका 24/7 जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन दे रहा गट को दैट आई एम नॉट इन ओके पोजिशन। बेसिकली जो आपके पास 24 घंटे है ना, उसमें जो 16 घंटे आप जो लाइफ जी रहे हो वो आप नहीं जी रहे हो, वो जो 8 घंटे आप सोए हो उसी का ये रिफ्लेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। वेब दर्शन में हमने अक्सर बात करी है अपनी आंतरिक यात्राओं के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में, कि कैसे ये हमारे अवचेतन मन पर असर डालती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन, हमारा मस्तिष्क किस तरह से हमारे गट से जुड़ा हुआ है? आज एक विशेष एपिसोड है और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो कि देश के टॉप NLP कोच हैं। हम उनसे NLP क्या होता है, इससे हम कैसे अपनी फोबियाज को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस सब पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली राम वर्मा सर। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं गट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी चर्चा है कि गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो कैसे ये कनेक्टेड है और ये हम पे क्या असर डालता है? देखिए, जब हम गट की बात करते हैं तो कई बार गट को पेट समझा जाता है। पेट नहीं है, ये पूरा पाचन तंत्र है जो आपके मुंह से शुरू होता है, उसमें खाने की नली भी है, पेट है, फिर आपकी दोनों आते हैं। जब हम गट को ब्रेन की भाषा उपाधि देते हैं तो आप ये समझिए सेकंड ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन ही है। क्योंकि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो जो ब्रेन की सेल डेवलप होना शुरू होती है, जिस सेल से ब्रेन बनेगा, वही सेल डिवाइड होती है और वह गट बन जाती है। और इन दोनों को जोड़ती है वेगस नर्व, जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करती है। तो आप ये समझिए कि ब्रेन का पार्ट, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं एक आम आदमी को, तो ब्रेन के पास इनपुट जाता है आपके 5 सेंसेस से। उनमें से विजुअल सेंस है, देखना है, सुनना है, महसूस करना है, स्मेल करना है या टेस्ट करना है। और वो इस इनपुट से फिर अपना आउटपुट देता है कि कभी डर लग रहा है आपको, कभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी आपको मोटिवेशन आ रहा है, कभी आपको कोई एंग्जाइटी आ रही है। उसी तरह से जो आपका गट है वो इनपुट लेता है आपके खाने से प्लस आपकी सोच से। तो आपका गट 2 जगह से इनपुट लेता है। उसी तरह से अगर आपका गट बहुत हेल्दी है तो वेगस नर्व आपकी ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड को देती है कि हम हेल्दी गट के साथ रह रहे हैं, और आपका माइंड भी हेल्दी हो जाता है।
अगर आपका माइंड परेशान है तो गट परेशान हो जाएगा। ये दोनों एक हैं, इनको कभी भी आप अलग तरीके से रख कर हील नहीं कर सकते और ना ही ले सकते हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप माइंड से भी परेशान रहेंगे। अगर आपका गट खराब है तो आपका मूड खराब रहेगा, आपका ब्रेन डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसको रीजनरेट करने के लिए फिर आपको गट के चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जिसे आप मात्र पेट कहते हैं या ये मानते हैं कि ये सिर्फ आंतें हैं और ये पाइप्स हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी आंतों में 4 बड़े विशेष पार्ट्स हैं पेट के अलावा भी। एक है वहां पर कि जितना भी वहां पर ब्रेन है गट का, वह अपना काम कर रहा है आपके माइंड के साथ। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वो खाना बेसिकली आपका गट चेक करता है और वो फिर तय करता है कि मुझे इसमें कितना मूवमेंट देना है। अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जो बहुत समय लगेगा पचने में, तो अपने मूवमेंट को स्लो कर देता है और वो आपका खाना कई बार आंतों में 72 घंटे 80 घंटे तक रहता है। अगर आपने खाना ऐसा खा लिया है कि उसे बड़ी तेज से जल्दी निकालना है क्योंकि उसमें कोई विशेष विष हो सकता है, तो फिर आपका गट यानी कि आपकी आंतें एक डिसीजन लेती है कि फटाफट या तो इसे वोमिट से बाहर निकालो और या फिर इसको डायरिया से बाहर निकालो, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। यानी कि वो आपके खाने को रीड करता है। उसी तरह से अगर आप तनाव में हैं तो यही गट ब्रेन जो आपकी आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दे रहा है, ये आपके, अगर आप गुस्से में हैं तो कई बार ये आपको पूरी तरह से आपके गट को खाली करने के लिए काफ़ी है, यानी कि आप डायरिया के शिकार हो जाएंगे। अगर आप माइंड से डिप्रेस्ड हैं तो आपका गट स्लो हो जाएगा। कई बार लेजी गट के लोग शिकार हो जाते हैं और उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है कि खाना आगे ही नहीं चल रहा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि हमारे गट के अंदर हमारी इम्यूनिटी है, वो प्रतिरोधात्मक शक्ति जो आपको बेसिकली बचाती है बीमारियों से, जो आपको बैक्टीरिया से, वायरस से बचाती है। वो वो इम्यूनिटी, उसका ये 70 to 80% सिर्फ आपकी आंतों पर है, जिसको हम गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं। और वहां से तय होता है कि आपकी इम्यूनिटी अब सप्रेस होएगी या वो ओवर रिएक्ट करके आपको एलर्जी देगी या फिर अटैकिंग करके वो आपको ऑटो इम्यून डिजीज देगी, जिसको हम एलोपीसिया कहते हैं, बालों का गिरना। सोराइसिस है, स्किन की डिजीज है। कई बार डायबिटीज 1 है बच्चों में, जिससे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स मर रही है। कई बार जोड़ों की बीमारी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी जहां से ट्रेंड हो रही है वो बेसिकली आपका गट है, यानी कि पाचन तंत्र है। कई बार हम कहते हैं कि यार मैं अच्छी चीज़ें खाऊंगा, कोई च्यवनप्राश खा लूंगा या कोई और चीज़ खा लूंगा तो मेरी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ये बिल्कुल एक तरह से मिथ है। इसके साथ बहुत सारी इफ एंड बट्स लगनी चाहिए थी। वो तभी पॉसिबल है जब आपका गट पूरी तरह से हेल्दी हो। तीसरी चीज़ है आपके गट के अंदर, वो है आपके EEC कहते हैं इसको। आप ये समझिए कि ये सेंसर्स हैं। ये हर टाइम तय करते हैं कि अब आपको किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, अब आपको किस कौन सा एंजाइम आपका गलत निकल सकता है। आपके गट में 25 तरह के हार्मोन से ज्यादा रिलीज होते हैं और ये तय करता है आपका माइंड और खाना। कि अगर आप स्ट्रेस में खाना खा रही हैं तो आपका गट सारे के सारे नेगेटिव हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब कितना भी बढ़िया खाना खा लें, आप वो यूजलेस है आपके लिए, बिकॉज योर फूड फीड्स योर स्टेट। यानी कि आपका खाना आपकी मानसिक दशा को के अनुसार ही काम करता है। इसलिए बोलते भी हैं कि खाते वक्त एकदम रिलैक्स होके खाना खाओ, कोई मशीन्स का यूज भी मत करो, टीवी मत देखो, मोबाइल यूज मत करो। स्पेशली जब आपका मूड खराब है तो आप खाना बिल्कुल भी मत खाइए। और अगर आपने टीवी देखते हुए खाना खा लिया तो आपका माइंड आपका खाना मुंह में कितना है, पेट में कितना है, आंतों में कितना गया है, याद रखिएगा। जब आप पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं बाहर तो आपका माइंड वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट इज बिजी समवेयर एल्स। और जो आपके गट के अंदर आपको बाइल जूस पंप मारना है आपके गाल ब्लेडर को, ये इंफॉर्मेशन गाल ब्लेडर तक जाएगी नहीं। कभी आप इसको गहराई तक पढ़िए, ये मेडिकल साइंस में अभी छुपी हुई थी अब तक वेगस नर्व। वेगस यानी कि आप ये समझिए कि जैसे ही हम कोई भी फैट खाते हैं और वो हमारी छोटी आंत में जाना शुरू होता है तो उसे पचाने के लिए हमें बाइल जूसेस की जरूरत पड़ती है, जो हमारी पित्त की थैली यानी कि गाल ब्लेडर में होती है। लेकिन गाल ब्लेडर तब तक पंप नहीं करेगा जब तक कि ब्रेन उसे नहीं कहेगा, माइंड उसे नहीं कहेगा, और उसे कहेगा वो वेगस नर्व से। यहां पर 2 चीजें होंगी।
अगर आपका माइंड ऑलरेडी खाना खाते हुए बिजी हो गया है, आप बहुत सारे बिजनेस पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं कि मैं तो टाइम सेविंग कर रहा हूं, मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, तो उस समय पहला काम ये हो सकता है कि आपके माइंड ने उस खाने को नेग्लेक्ट ही कर दिया है और वो इंफॉर्मेशन आपके गाल ब्लैडर को या आपके लीवर को गई ही नहीं है वेगस नर्व से। कभी हमें पढ़ने को ही मौका नहीं मिलता वेगस नर्व के ऊपर, मैं इतना पढ़ा हूं। और अगर ये भी हो गया, कई बार आपकी वेगस नर्व अगर खराब है तो ये इंफॉर्मेशन आपके गाल ब्लैडर को नहीं जाएगी और वो बाइल वहीं सड़कर कई बार पत्थर बना देगा। तो तीसरी चीज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अर्चना जी कि हमारे गाल ब्लैडर में सेंसर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खट्टी चीज खाएंगे तो कुछ सेंसर्स इमीडिएटली अपने एंजाइम्स निकालना शुरू कर देंगे। कुछ एंजाइम्स मीठे से, कुछ कड़वे से निकलते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि त्रिफला आपके पेट को ठीक करता है, बेसिकली वो पेट को कैसे ठीक करता है, इसका राज यही है कि उसमें जो तत्व हैं वो बेसिकली आपके सेंसर्स को एक्टिवेट करते हैं और वो सेंसर बेसिकली उन जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो वो एंजाइम्स निकालते हैं जो हमारे पेट के लिए जरूरी है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड भी शांत हो। और चौथा पार्ट जो हमारे गट का यानी कि पाचन तंत्र का है, जिसे 2006 के बाद ही मेडिकल साइंस ने ढूंढा है, 2006 से पहले उसकी बात भी नहीं होती थी, वो है आपके गट बैक्टीरिया। बेसिकली वो वहां पर राज करते हैं। जैसे आपके माइंड में 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं जो हमेशा काम कर रही है, जिसको जब ब्रेन इन एक्शन इज नोन एज माइंड, उसी तरह से यहाँ पर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। 10,000 की प्रजाति उनकी होनी चाहिए जो घटकर अब 1600 रह गई है। वो हर टाइम चेक कर रहे हैं कि अब गट के अंदर क्या खाना आ चुका है, ये आदमी किस स्ट्रेस में है, और वो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। इसी का नाम है माइंड एंड गट कनेक्शन। यानी कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर लिसनिंग टू योर एवरी थॉट। वे सारे के सारे आपका विचार सुन रहे हैं, आपके संस्कार क्या हैं, किस जगह पर आप डरते हैं, क्या चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, वही आपको इंस्टिंक्ट देते हैं। कई बार वो बेसिकली आपके पूरे के पूरे जेनेटिक लेवल को, पूरे की पूरी बीमारियों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। यू नेम एनी डिजीज जिसका रिलेशनशिप आपके गट बैक्टीरिया से नहीं है, चाहे वो पीसीओडी है लड़कियों में, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कुछ भी है, ये गट बैक्टीरिया है जो बेसिकली गट के अंदर हर चीज को हैंडल करते हैं माइंड के साथ। तो बाकी 3 पार्ट जो हैं उन्हें माइंड भी और गट के बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर इसको पूरी तरह से हैंडल करते हैं। तो ये है प्राइमरी इंफॉर्मेशन माइंड और गट की। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा गट है, तो हम क्या प्राइमरीली क्या सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता लग पाए कि हमारे गट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है? देखिए, आम जनता जो है बेसिकली वो कुछ एक सिम्टम्स को ही पकड़कर बीमारी मान लेती है। वो कहती है मुझे कब्ज की बीमारी है। मैं कई बार कहता हूँ इस भाई साहब ये बीमारी नहीं है, ये मात्र सिम्टम लक्षण है। बीमारी बहुत गहरी है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। कई बार वो कहते हैं मुझे एसिडिटी है, तो इसका मतलब है गट खराब हो चुका है। कई बार वो कहते हैं मुझे गैस बहुत बनती है। कई बार वो कहते हैं खाना खाने के बाद मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। लेकिन ये तो दिखाई देने वाले हैं जो गट से रिलेटेड है। लोग इन्हीं को गट की बीमारी मानते हैं। असलियत में गट की बीमारी यह है कि अगर आपका मोटापा अनएक्सप्लेन्ड वे में बढ़ रहा है, आपका थायराइड भी कई बार ठीक है, आप कैलोरी भी कंट्रोल कर रहे हैं और आपका फिर भी वेट बढ़ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका गट, स्पेशली गट बैक्टीरिया खराब हो चुका है। अगर आपका मूड स्विंग होता है, अगर आपकी नींद खराब हो रही है, स्पेशली जब रात को नींद एक बार खुल जाए और फिर आने में आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, या आप करवट बदलते रहते हैं, या फिर नींद नहीं आती, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर एक गट की स्पेशल बीमारी हो चुकी है। प्रॉब्लम यह है अर्चना जी कि जब हम गट के बीमार होते हैं तो हमें कई बार वो सिम्टम्स जो कॉन्स्टिपेशन के रूप में आ रहे हैं, उसके लिए हम चूर्ण वगैरह खाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर 1-2 दिन के सिम्टम के लिए खा रहे हो, लोग मांगते हैं कि कुछ टिप्स ऐसे मिल जाए, घरेलू चीजों से कुछ हो जाए, लेकिन ये बीमारी नहीं है। पहली बीमारी का नाम है सीफो। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे ही हमें सीफो होती है, हमारे इमीडिएटली अब गट की खराबी का कारण या गट की खराबी का लक्षण पहला यह है कि लड़कियों में या लेडीज में बाल पतले होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, और वो एकदम से बालों का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि उनके गट के अंदर सीफो नाम की बीमारी हो गई है, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल
ओवरग्रोथ। ये क्यों होती है मैं बताऊंगा। उनको कई बार रेक्टल इचिंग शुरू हो जाती है, लोगों को बार बार खुजली करते हैं। कई बार उनको लगता है कि इनका जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका मूड स्विंग हो रहा है। इसके अलावा और कई यूटीआई वगैरह होता है क्या, वो भी इससे रिलेटेड? 100% आप समझिएगा। अभी जब आप इसके बारे में समझेंगे तो पहली बीमारी जो है वो है सीफो। सीफो का मतलब है कि जब आप अपना खाना खाते हो और आपके पेट में वो खाना जाता है तो वहां पर उसके ऊपर एसिड की एक तरह से बरसात होती है, और वहां का पीएच वैल्यू 3 होता है, जो आपकी कार की बैटरी का जो तेजाब होता है बिल्कुल वही होता है। आपका पेट इतना मजबूत होता है। वहां पर अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकल रहा है आजकल, जो 20 साल के बाद हर 10 सालों में 10% कम हो जाता है। अगर आप किसी आदमी की उम्र 40 साल है तो ऑलरेडी 20% एसिड कम निकल रहा है वहां पर, और हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, एसिड ज्यादा बन रहा है। ये बिल्कुल मिथ है, उल्टा है इसका। तो इसका मतलब है कि जब हमें एसिड कम बनता है और हमारे खाने में जितनी प्रोटीन है तो प्रोटीन एसिड से पचती है, लेकिन वो प्रोटीन को पूरा एसिड नहीं मिलता तो हमारे छोटी आंत में चला जाता है। वहां पर वो प्रोटीन सड़ने लगता है और वो फंगस क्रिएट करता है। इस पहली बीमारी का नाम है सीफो, यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ के आप शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये कभी आपको ना तो मरोड़ देगी, ना कभी आपको ये कोई परेशानी करेगी। पहली परेशानी क्या करेगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, खट्टी डकारे हैं, ये आनी शुरू हो जाएंगे। तो आप इनकी इलाज करोगे सिम्टम लेवल पर कि एसिडिटी है, चलो एंटासिड खा लेते हैं। गैस बन रही है, चलो ये इसकी टैबलेट चबा लेते हैं, ये चूर्ण खा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो बाल आपके कमजोर हो रहे हैं, आपकी स्किन पर ब्रूजिंग हो रही है, आपके नेल्स जो है क्रैक होने लगे हैं, ये सब आपके गट के सिम्टम्स हैं। ये तो छोटे से हैं। इवन जितनी भी एलर्जीज हैं वो आपके गट से शुरू होती हैं, और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो भी। ये पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी है अर्चना जी, जब हमारे गट के अंदर जो एक नेग्लेक्टेड पार्ट है जिसके बारे में कभी नहीं बताया गया, और हम सारी दवाइयों को खा रहे हैं चाहे कोई भी बीमारी हो, लेकिन उस बीमारी की जड़ कहाँ है। सब लोग कहते हैं कि यह फला बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। फिर मैं धीरे से पूछता हूं जड़ कहाँ है। जड़ है आपके गट बैक्टीरिया। तो जब आपके पास गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है, गुड बैक्टीरिया है 80% और बैड बैक्टीरिया 20%, और ये बैड बैक्टीरिया जानलेवा तक है, यानी कि अगर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो ये हमें पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इवन कई बार एक बैक्टीरिया है वो हमें इवन आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं मिलता, कितने भी आप एंटीबायोटिक दे लें, सी डिफिसाइल। लेकिन जब तक हमारे पास गुड बैक्टीरिया है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो 80% है, अगर ये आपने अपने खाने से और तनाव के कारण, आपके पास पेनफुल मेमोरी है, आपके पास ट्रॉमा है, ये पूरी तरह से बेकार के यहाँ पर सेंसर से खराब हार्मोन निकालकर उन बैक्टीरिया के पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। तो वहां पर उन बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है। और ऐसे में अगर बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो बैड बैक्टीरिया बड़ी आंच से गुड बैक्टीरिया को हराकर, रियली ऐसी हराकर, उनके कंट्रोल से बाहर होकर वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं और आपकी 30 फीट आंत को कवर करते हुए आपके पेट के पास आ जाते हैं, और वो यहां पर अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं जिसका नाम है सीबो। इसकी पूरी फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, एंड दिस इज द कंप्लीट ग्राउंड ऑफ योर एवरी डिजीज। बिकॉज ये बैड बैक्टीरिया आपके आंतों में खाने पर, जहां पर आपके आंतों का काम था कि आपके खाने से वो न्यूट्रिशन को रिलीज करके आपको दे दें ब्लड में, वहां पर इनकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। ये उसमें कंप्लीट इंटरफेयर करने लगते हैं और यहां पर ये एक विष निकालते हैं जिसे हम आंतरिक विष कहते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। इनका नाम है बायोलॉजी में LPS, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड जैसे ही आपके ब्लड में जाते हैं, ब्लड की सब पूरी तरह से रंगत बदल देते हैं। जैसे ये स्किन में जाएंगे तो स्किन की डिजीज होगी, ठीक है ना। यही वो प्रॉब्लम है जो आपके बालों में, आपकी किडनी में, आपके लीवर में, आपके जहां पर भी ये जाएंगे ब्लड के थ्रू, वहीं पर आप इवन ये
ब्लड ब्रेन को बैरियर को क्रॉस करके ये हमारे ब्रेन को डिजनरेट करते हैं। और 1984 में ये पाया गया है कि जो लोग बिल्कुल भी अपना वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, इवन कैलोरी कम करने के बाद भी, उनमें ये पाया गया है कि ये जो बैड बैक्टीरिया का जो एंड प्रोडक्ट है एंडोटॉक्सिन्स, बेसिकली ये इन्फ्लेम कर देता है हमारी फैट सेल को, और हमारी फैट सेल इन्फ्लेम्ड होकर वहां पर हमारी बॉडी उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजती है, और हमारी फैट सेल बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल से भरी हुई है। दिस इज द रियल थ्योरी। और अगर आप किताब भी पढ़ें तो 10% ह्यूमन, जिसमें इवन ए डॉक्टर फ्रॉम इंडिया फाउंड इट, निखिल धुरंधर, वो बाद में अमेरिका के अभी भी वो हैं, अगर कभी भी आप विकिपीडिया पे जाएं तो ये ऑथेंटिक, उन्होंने कहा कि ना तो मोटापा कैलोरी की डिजीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं, हम पतले कहते हैं कि रहते उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, फास्ट है, इसलिए सब डाइजेस्ट कर लेते हैं, ऐसा आपको- हम बोलचाल में कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वॉक मोर ईट लेस वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पर मोटापा नहीं जा रहा। कुछ लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म का सवाल है। याद रखिएगा, अगर आप साइंस को रियली पढ़ना शुरू करें तो मोटे आदमियों का मेटाबॉलिज्म पतले आदमियों से ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे हैड टू कैरी द फैट बॉडी। अगर आप ये कहते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है तो आप अपने पेरेंट्स को कर्ज मत करिए, क्योंकि 2008 के बाद जब जीनोम पूरा हो चुका है, ह्यूमन जीनोम, तो ये पाया गया है कि पतला और मोटा करने वाली दोनों जीन के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो सिर्फ 8 किलो का होना चाहिए। यानी कि जो फैटेस्ट पर्सन है अर्थ पर, वो स्लिमेस्ट पर्सन से सिर्फ 8 किलो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप पाएंगे ये तो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने पाया है कि ये बैक्टीरिया, इट इज ए मोटापा एक बैक्टीरियल डिजीज है। मतलब ये चौंकाने वाला ये सच में चौंकाने वाला है सर। और मतलब किताब का नाम है दूसरी चीजों पे काम करते हैं और 10% ह्यूमन, वी आर 10% ह्यूमन ओनली, 90% हम बैक्टीरिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया का बना हुआ है जो हमें एनर्जी दे रहा है। दैट वाज द बैक्टीरिया इटसेल्फ। हमारी स्किन पर 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने जरूरी हैं, अगर वो आपने मार दिए तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। आज हमारे फैटी लिवर क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि हमने स्किन से हम उन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है, और ऊपर हमने केमिकल्स लगाने शुरू कर दिए हैं जो डायरेक्टली हमारे लीवर में जाकर फैटी लिवर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है दूसरी डिजीज जिसका नाम है सीबो। तो आप ये समझिए कि अगर आप 7-8 साल से बड़े हैं और शहर में रहते हैं और आपने ये जंक वंक खा लिया है, तो समझ लीजिए आपको सीबो तो 100% है। तो हम बेसिकली गट के मरीज नहीं है, हम सीबो और सीबो के पेशेंट हैं। तो ये दो बीमारियां। बता दीजिए इसका इलाज क्या है? ये तो मतलब बहुत गंभीर बात है, और डे टू डे लाइफ में अब तो कल्चर ऐसा हो चुका है कि पार्टीज में हर जगह जंक फूड है। मैं देखती भी हूँ कि कई बार बच्चों की जो बर्थडे पार्टीज भी होती है उनमें भी हमारा जो ट्रेडिशनल खाने वाली चीजें थी वो तो गायब ही हो चुकी हैं, पूरा जंक आ चुका है। तो हम उनको बचाएं भी कैसे? देखिए, मैंने जब NLP सीखी थी तो मैंने अपनी बीमारियों के लिए सीखी थी। मुझे उस टाइम पेप्टिक अल्सर था जो बार बार रिकरेंट होता था। 31 साल की उम्र में रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया था, जिसको गठिया बाय कहते हैं। बाल खराब हो गए थे, और मुझे बचपन से माइग्रेन था। तो 4 बीमारियों को लेकर आया था मैं। तो मुझे तो ये लग रहा था कि अब ये क्या होगा अगर ये बीमारी चलती रही तो। तब मैंने माइंड की टेक्निक को सीखा था, और फिर मैंने करीब 3-4 साल से गट को पढ़ना शुरू किया। और मैंने पढ़ा, एक चीज पाई कि चौंकाने वाली थी। आपके पॉडकास्ट से बता रहा हूं कि इस चीज के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को मैंने अनभिज्ञ पाया, या फिर थोड़ा बहुत। पहले कि आप ये समझिए कि प्रोबायोटिक वर्ड ही मेडिकल साइंस में 1996 में आया है। 1996 से पहले प्रोबायोटिक वर्ड नहीं था। 2006 के बाद में ये पता चलना शुरू किया कि जो भी बॉडी को बचाने के लिए इंटरनल केमिकल चाहिए, चाहे माइंड हो, चाहे बॉडी की सेल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ गुड बैक्टीरिया का ही एंड प्रोडक्ट है। चाहे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गुड बैक्टीरिया ही वो हार्मोन्स या वो केमिकल्स बना रहे हैं, या वो उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जो हमें जीवित रखते हैं। अब ये मान गए डॉक्टर के हम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप सीबो की बात करते हैं तो लोगों को टिप्स देनी चाह रहे होंगे। तो पहली तो सवाल यह है कि जो बैड बैक्टीरिया है उसे आप बढ़ा क्यों रहे हो? बैड बैक्टीरिया बेसिकली आपके 20-80 का होना चाहिए, 20% बैड और 80%, इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं।
जैसे ये बदल जाती है परसेंटेज, इसे हम डिसबायसिस कहते हैं। सो बेसिकली वी इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डिसबायसिस। कई बार आप कहते हैं मुझे जोड़ों में दर्द है, कोई कहता है मुझे बॉडी में दर्द रहता है, कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती, कोई कह रहा है मेरे बाल गिर रहे हैं, कोई कहता है मुझे थायराइड हो रहा है, कोई कहता है मुझे पीसीओडी आ रही है, कोई कहता है मेरी चेहरे पर बाल आ गए लेडीज, कोई कहती है मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम आ रही है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। अगर मैं एक एक को खोलना शुरू करूं या फिर मैं आपको किताब के रेफरेंस दे दूं, डॉक्टर्स के नाम बता दूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके गट के बैक्टीरिया और माइंड के स्ट्रेस, दो चीजों की बीमार हैं आप। अगर माइंड से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं और गट बैक्टीरिया को आप डेवलप कर लें, जो बहुत आसान है। मैंने तो अब देखो, सिंपल सी बात है, आसान जरूर है, पर ये नहीं कि 15 मिनट में हो जाएगा। इंडियंस को हमें जरूरत पड़ रही है ना कि फटाफट एक गोली दे दो मुझे, तो फिर चाहे कितना पड़ चुकी है ना, इसलिए। हाँ, तो मैंने तो पिछले 3 साल से अपने गट के ऊपर काम किया और आज मुझे इतना पता है कि अगर आपने पहले 50 साल अपने गट को ठीक रख लिया तो अगले 50 साल गट आपको ठीक रखेगा, पाचन तंत्र। और मैंने तो, आप ये समझिए कि ये एट द एज ऑफ 66, मैं 66 साल की उम्र में मैं ये कह सकता हूँ कि माई गट, माई स्किन, माई सेल्यूलर एक्टिविटी, ठीक है ना। जितना बुढ़ापा था, ये बुढ़ापा जो दिखाई दे रहा ना, ये भी 31 साल की उम्र में आ गया था। सर, आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप 66 ईयर के हैं। पिछले पॉडकास्ट में तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड दिखाया सबको, मैंने कहा जिम में था। जब उन्होंने पाया कि ये तो सचमुच में 66 हो गया है, तो तब उनको यकीन आया। तो आप याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेना गट और माइंड के ऊपर, तो आप विद इन 1 ईयर अपनी लाइफ को जस्ट बदल लेंगे। इतना ही नहीं फिजिकली, बल्कि आप मेंटली भी, और इवन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जीवन में अगर आपको बढ़िया डिसीजन लेना है ना अर्चना जी, वो आपका गट लेता है। जब आप कहते हैं ना मुझे गट इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये काम हो जाएगा, गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ गई। आप किसी भी आदमी को देखकर 2 मिनट के अंदर, कोई भी बच्चा या एक महिला बता देती है इट्स नॉट गुड, पता है, वो उनकी गट फीलिंग इंस्टिंक्ट है। याद रखिएगा, जितने भी आपके लाइफ के पॉजिटिव डिसीजंस हैं वो आपके गट से ले जाते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आप सीबो को ठीक कर लें और सीफो को ठीक कर लें। पहला काम करना शुरू करें कि कई बार लोग कहते हैं मैं क्या खाऊं, दूसरा होता है मैं ये कह रहा हूं भाई तुम छोड़ना सीख जाओ एक बार। सर, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? देखिए, जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, और आप मुझसे रेफरेंस भी मांग लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से करूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा हमारे बुजुर्ग भी ये करते थे, हमारे बुजुर्ग भी ये करते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिन बुजुर्गों की बात कई बार दूसरे लोग करते हैं, मैं उन बुजुर्गों के साथ रह के आया हूं। मेरा गांव है मुजफ्फरनगर में, मैं किसान हूं। मैं गन्ने का पेमेंट लेके आया हूं पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते फिर जाऊंगा। मैं गेहूं उठाने जाऊंगा अप्रैल में, मेरे घर में अपना, ठीक है ना, जगह का नाम बता दूंगा। तो मैं 1970 में जिस गेहूं को खाया करता था वो मेरी ऊंचाई जितना हुआ करता था। शायद आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि गेहूं की लंबाई कितनी हुआ करती थी। 5 फीट 10 इंच 11 इंच 6 फीट 6 फीट का गेहूं हुआ करता था। और उसकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी अर्चना जी। यही कारण था कि हम एक तरह से अनाज को घर में उस टाइम स्टोर नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट के छापे लग जाते थे किसान के घर में। और आज जो गेहूं है वो सिर्फ 45 सेंटीमीटर का है। इसे गेहूं नहीं कहते, इसे जीएमओ कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी आप पढ़िएगा, 2 किताब दे रहा हूं, उसके बाद वर्ड बोलूंगा। एक है व्हीट बेली और एक है ग्रेन ब्रेन और एक है व्हीट बेली। सबकी जो बेली दिखाई देती है ना आजकल लटकी हुई है, ये सब व्हीट बेली है। तो पहली चीज है, अगर आप अपने गट को एक बार फिर ठीक करना चाहते हो, तो कुछ दिन के लिए आप जो मॉडर्न व्हीट आप खा रहे हैं वह आपके गट को खराब कर रहा है। एक किताब का नाम है रिसेट फैक्टर। उसमें बताया गया, जब मैंने पढ़ा, और वो डॉक्टर मिंडी पल्स की है, उसकी वीडियो कई बार आपके सामने आ जाती है। शी टॉक्स अ लॉट अबाउट गट। उनकी एक किताब है रिसेट फैक्टर। उन्होंने बताया कि जो गेहूं था 1970 के बाद में जब उसको डेवलप किया गया खाना बनाने के लिए, तो उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट थी। इट शुड बी टेस्टी, इट शुड बी बाइंडिंग, वो बाइंड कर ले बाकी आटे को, एंड इट शुड बी एडिक्टिव तो नहीं कहना चाहिए पर वो हो गया है। तो उसकी जेनेटिक जीन को बदल दिया गया और उसमें बीटी टॉक्सिन मिलाया गया।
बीटी टॉक्सिन की खास बात यह है कि जब ये गेहूं में मिलाया जाता है जेनेटिक चेंज करने के लिए, तो इसके पत्तों के ऊपर, गेहूं के हरे पत्तों के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया बैठ जाए तो ये बीटी टॉक्सिन उसका पेट फाड़ देता है, लिटरली। अच्छा। एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर गट बैक्टीरिया। लोग कहेंगे हमारे पूर्वज भी खाते थे। सही बात तो यह है कि 1970 तक ये गेहूं बहुत अच्छा था। 1970 से पहले तब भी हमें गेहूं की रोटियां नहीं मिलती थी, इतने गरीबी थी तब तो। आटे की रोटी मिलती थी, उसकी चने वगैरह की। पहली चीज है आप किसी को छोड़िए। और अगर मैं ये कहूंगा यहाँ पर अपने दर्शकों को कि भाई अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या ऑटो इम्यून डिजीज है या आपको एलर्जी है, तो इमीडिएटली कुछ दिन के लिए छोड़कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर द लास्ट 2 years ऑलमोस्ट और 3 years आई हैव नॉट टेकन व्हीट। मेरे तो घर में होता है, पर जब मैंने देखा कि भाई इसको छोड़कर मैं कुछ पाऊंगा क्या, तो मैंने 2 इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, एक मेरा अपना और एक किताबों का। ये नहीं क्या बदलाव महसूस हुआ? मेरा ये बदलाव महसूस हुआ कि आप इस ग्लूटेन में इस समय आपको 2000 से ज्यादा वो प्रोटीन दी जाती हैं जो बेसिकली कई बार स्टिकी प्रोटीन का काम करती है और जो सीफो बनाती है। तो आज मुझे कोई एसिडिटी नहीं है, हल्का पेट है, और कमाल की बात है कि मैं खूब एंजॉय करता हूं खाने को। बस उनमें से 4 चीजों को नहीं खाता हूं, ठीक है ना। पहला उसमें व्हीट है, एंड द सेकंड वन इज वेरी इमोशनल। पीपल यूजुअली अब्यूज मी फॉर दैट, बट मैं यही कहूंगा कि अगर आपको गट, स्किन, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर पेन है, आपको रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, या फिर आपकी नींद खराब हो रही है, या फिर आपको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आप मिल्क छोड़ दें। मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड फॉर योर गट, गट बैक्टीरिया स्पेशली, ठीक है ना। यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि वो दही में तो गट बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर वो आपके घर की दही है उसे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि बाहर से दूध लाकर वो दही जमाइए, तो याद रखिएगा इट कुड बी फुल ऑफ हॉर्मोन्स। आज इतने हॉर्मोन्स दिए जा रहे हैं गाय को और भैंस को, या तो वो ना हो, ठीक है ना। गेहूं दूध के ऊपर बहुत सारी बातें अलग से मैं कर सकता हूं। तो अलग से वो आप गौ पालन करिए और वो हरी घास खाती हो, ऑर्गेनिक हो, मतलब बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। या तो पूरी तरह से करिए। एक रूल होता है कि ऑल द रूल्स बीइंग कांस्टेंट द लॉ वर्क्स, यानी कि सारी चीजें पहले कांस्टेंट करो तभी रूल काम करेगा, कोई भी लॉ काम करेगा। मान लेते हैं मैं रेड लाइट पर जा रहा हूं, मेरी ग्रीन लाइट है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं तेज से भाग सकता हूं। लेकिन वो उसमें शर्त यह है कि बाकी लोग जिनके लिए रेड लाइट ऑन है वो रुके रहें, बिल्कुल। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं नहीं वो रूल लगे ना लगे फिर एक्सीडेंट होगा, तो रूल तो बहुत काफी है। तो मैंने तो दूध 1999 में छोड़ दिया था, आज 26 साल हो गए। फॉर द लास्ट 26 years मैंने दूध नहीं लिया। कई बार गांव में घर का प्यार का एक तरह से वो मट्ठा कई बार मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार किसी के यहाँ चाय बन जाती है तो मैं पीनी पड़ती है, उसमें ऐसा नहीं कि मैं नखरे दिखाऊंगा। लेकिन मैंने मोस्टली लेकिन अपनी तरफ से मैंने 1999 में छोड़ दिया था, अब 26 साल हो गए, और उसके बाद मुझे कोई एलर्जीज नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि दूध में जो कैसीन है, जिसे A1 या A2 प्रोटीन आप कहते हैं, जबकि दोनों एक ही हैं, इसके ऊपर भी मार्केटिंग ही है काफी। तो यह कैसीन हमारी बॉडी के अंदर 83% डाइजेस्ट ही नहीं होता है, A1 कैसीन, और जो A2 कैसीन है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी 50% नहीं होता। तो वो इट रिमेन्स इन आवर ब्लड एज ए फॉरेन मटेरियल। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी है आपके लिए शुगर। जो शुगर है ना अर्चना जी, वो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ की सबसे बड़ा सपोर्टर है। यानी कि जैसे बैक्टीरिया के लिए अगर आपको मीठे को मन करता है तो ये आपकी क्रेविंग नहीं है, आपके बैड बैक्टीरिया की है। अगर आप ये कहते हैं मैंने खाना खा लिया, तो भैया एक बात बताओ, जब तूने खाना खा लिया तो शुगर तो तुम्हारी पूरी हो गई। व्हाई आर यू क्रेविंग फॉर शुगर नाउ? पर मुझे तो लगता है सर, क्योंकि हम सबका एक माइंडसेट ऐसा है, हमारे घरों में भी ये सिस्टम होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वो हमको थोड़ा ट्रेन भी ऐसा कर दिया गया है कि थोड़ा सा कुछ। उससे भी ज्यादा नुकसान उनके साथ हो रहा है जो सुबह खाली पेट दूध की और चीनी की चाय पीते हैं। दे फीड देयर बैड बैक्टीरिया। खाली पेट जो बैड बैक्टीरिया रात भर
भूख की वजह से मर रहे होते वो भी आप जिंदा कर देते हैं। तो याद रखिएगा, बैड बैक्टीरिया के लिए तीसरी चीज आपको, चौथी चीज है आपकी, वो है, ये 3 चीजें बैड बैक्टीरिया के लिए है। लेकिन गट का ओवरऑल अगर आप चाहें तो गट के लिए मैं एक और 2 चीज बता दूंगा। एक है इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो 2 चीजों को एक साथ मिलाते हैं। पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप इमल्सीफायर मिला दें एक बूंद, तो वो एकदम से मोम बन जाएगा। यानी कि उन दोनों ने मिला दिया। ये सबसे ज्यादा आइसक्रीम में, सॉसेज में यूज हो रहा है। यानी कि जो पैक्ड जो घर में सामान हम यूज करते हैं उनमें सब में होता है, सब में यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए मान लेते हैं, दूध मिलाकर, चीनी मिलाकर, ठीक है ना, और उसमें ड्राई फ्रूट मिलाकर फ्रीजर में रख दें, तो आपको कल तक वो जमा मिलेगा। लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे वो एकदम से फिर पानी हो जाएगा, ठंडा जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप आइसक्रीम खरीदें और आइसक्रीम को फिर 15-20 मिनट तक आप बीच पर घूमते हुए खाते रहें, वो कहीं नहीं जाएगा। आप कहेंगे व्हाट ए वंडरफुल मैजिक हो रहा है। जी, मैजिक नहीं हो रहा, इसमें आपको इमल्सीफायर खिलाया जा रहा है। इट पंक्चर्स योर गट लाइनिंग। रीड एनी बुक अबाउट गट। इमल्सीफायर शुड बी अवॉइडेड। तो ये सबसे खतरनाक है। ये आपके बेसिकली जितना भी आपके बैक्टीरिया हैं, अगर वो आपके ब्लड में ट्रेवल करेंगे तो आपको ये सारे इन्फेक्शंस होंगे बैक्टीरियल, और उसमें सबसे बड़ा काम है आपकी गट लाइनिंग का, जिसको हम लीकी गट कहते हैं। सो लीकी गट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसको आप अवॉइड करना है, और साथ साथ आपको गुड बैड बैक्टीरिया को मारना भी है। और मारने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज है उसमें करक्यूमिन, जो हल्दी में मिलती है। जी। तो सुबह की जो खाली पेट आपकी चाय है हल्दी की, वो बहुत अच्छी है, बिकॉज वो इमीडिएटली आपकी एलपीएस को खत्म कर देती है, एंडोटॉक्सिन्स को। अगर आप एक बुक पढ़ें, उसका पेज नंबर 134 या 35 है, विलियम डेविस ने बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर, ठीक है ना। किताब का नाम सुपर गट है, वो पढ़नी चाहिए सभी लोगों को। कई बार लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, बाहर की किताबों के क्यों रेफरेंस दे रहे हो भैया, नॉलेज तो बाहर की आ गई, तो ये भी तो बाहर से आया है, जो भी देखा जाए तो। लेकिन अगर कोई मतलब की चीज है तो दे देते हैं। ऐसे तो मैं गीता के श्लोक से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ, अद्वैत सिद्धांत में ही पढ़ाता हूँ देश में। एनीवे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कई बार जब आप ये कहते हैं कि शरीर का दर्द जो है हल्दी के दूध से ठीक हो जाता है, बिल्कुल हो भी जाता था। पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उतनी देर, जबकि हमारा करक्यूमिन जो है ना, हल्दी का करक्यूमिन कभी सिस्टम में नहीं जाता, वो 100% बाहर चला आता है, लेकिन उतनी देर में वो आपके एंडोटॉक्सिन्स को और बैड बैक्टीरिया को पैरालाइज कर देता है। और वो जो एंडोटॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाकर अटैक कर रहे थे पेन करने के लिए, वो एकदम से इफेक्टिव नहीं रहते, वो काम नहीं कर रहे होते, उतनी देर में बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। सो बेस्ट है, द बेस्ट इज हल्दी की चाय। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपने गट को, बहुत सारे लोग खराब कर चुके हैं। कोला पीते हैं लोग, जंक फूड खाते हैं, सिगरेट्स आप नहीं भी पीते तो वो पैसिव है, ठीक है ना। स्ट्रेस बहुत आ गई है, स्ट्रेस के कारण हमारा गट इमीडिएटली रिएक्ट करता है, हर एक थॉट को हमारा गट सुनता है। गट इज द बिगेस्ट हार्मोनल सेंटर। तो हमारी जो हार्मोन सेल्स हैं वो भी थक चुकी हैं। अगर आप उनको भी बढ़िया करना चाहते हो तो मैं आज आपको एक चीज और बता देता हूं। इस पर भी, इस वर्ड को भी शायद मुझे लगता है आप पहली बार सुनेंगे, या लोग भी पहली बार ही सुनेंगे। इस वर्ड का नाम है एडेप्टोजन। ये क्या होता है? एडेप्टोजन बेसिकली वो हर्ब्स होती हैं अर्चना जी। बेसिकली हमारी जो टिश्यू है ना, वो थक चुके हैं हर टाइम, बिना मतलब जरा सी बात पर हमें एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं कोर्टिसोल रिलीज करने के लिए। बेकार के खाने को हम खाकर हमने टिश्यू खराब कर रखे अपनी आंतों के। जब कहते हैं ना आंतें खराब हो रही, तो वो रिएक्टिव हो गई है। तो कभी आपने सोचा उन टिश्यू को कौन ठीक करेगा? नहीं सोचा ना। उनको ठीक करने के लिए हमें दिए गए हैं एडेप्टोजन। अडोप्ट नहीं, अडाप्ट, ADAPTOGEN। एडेप्टोजेंस बेसिकली वो हर्ब्स हैं जो आपकी जितनी बॉडी मर चुकी है, तंग होकर टायर्ड हो चुकी है, बर्न हो चुकी है, ठीक है ना, वो सप्रेस हो चुकी है, अपनी एक्टिविटी को खो चुकी है, मान लेते हैं, वह फिर जीरो पर आ जाए।
और अगर आपने बिना मतलब बॉडी को स्टिमुलेट कर रखा है तनाव के कारण, बिना मतलब के न्यूट्रिएंट बाहर के खाकर, बेहद एंटीबायोटिक खाकर, स्टेरॉइड खाकर, वह फिर जीरो पर कर दे, तो बॉडी बेसिकली आपकी जीरो पर होनी चाहिए, ना ही वो सप्रेस्ड होनी चाहिए और ना ही वो बिना मतलब स्टिमुलेटेड रहनी चाहिए। गो टू माय पॉइंट। जैसे मैंने सर सुना भी है कि अफ्रीका में जो है कई ऐसी जो प्रजातियां हैं, जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए हैं, गुड बैक्टीरिया। हाँ, बिकॉज शायद वो ऐसी हर्ब्स को यूज करते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो अगर आप इनको 5, 6, 7 चीजें जो घर में हैं, मैंने पिछले 2 सालों से कोई ऐसा दिन नहीं गया मैं जब 2 बार एक काढ़ा नहीं पीता हूं। जब मैं आपके सामने बैठा हूं इस समय 11:30 12 बजे सुबह, तब तक मैं ऑलरेडी पहली डोज ले चुका हूं उसकी, इन फॉर्म ऑफ मॉर्निंग टी। ठीक है ना, उसमें टी के नाम पर कोई उसमें शुगर नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उसका एडिक्ट हूं, और शाम को भी मैं जरूर लूंगा ताकि मेरी नींद बहुत मस्ती के साथ आए। नंबर 1 उसमें हल्दी है, जिंजर है, अदरक है। तीसरा है काली मिर्च। काली मिर्च जो है हल्दी की पोटेंसी को 2000% बढ़ा देती है, ये रिपोर्ट है। इनको अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाती है। यस, ये बायो एक्टिव है। तीसरी चीज, चौथी चीज है आपकी छोटी इलायची। अगर बड़ी भी घर में कोई बात नहीं, इलायची डाल लीजिएगा। उसके बाद है तुलसी, बेसिल, उसके बीज। उसके बाद है फेनल सीड्स, जिसको आप सौंफ कहते हैं। उसके बाद 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी सिनेमन, जिसको आप दालचीनी कहते हैं। एक है लिकोराइस रूट, जिसको आप मुलहटी कहते हैं, मीठा कर देती है उसको। उसके बाद एक चीज और भी है, वह आपकी पूरी बॉडी को एक तरह से पीक पर ले जाती है, अडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी देने के लिए, वो है अश्वगंधा। और 10वीं चीज है उसमें राइबोस, वो कई बार नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में ये 9 चीजें हैं तो इनकी रोजाना 2 बार चाय पिएं। सब मात्रा कितनी डालनी चाहिए इनकी? भाई आप ये समझिए कि थोड़ी थोड़ी आपको चुटकी से ही डालनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई फॉर्मूला तो इसका तभी बन पाएगा। मैंने तो इसका फॉर्मूला बनवा कर तैयार करवा रखा है। सो बेसिकली मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट, आई मीन दे टेक इट फ्रॉम अस। तो ये बेसिकली आप लेते रहिएगा। इसे सुबह ही सुबह अगर आपने ले लिया ना, तो आपके बैड बैक्टीरिया मर गए, आपका फंगल ओवरग्रोथ खत्म हो गया, ठीक है ना। इमीडिएटली आपके बाल अच्छे होंगे, स्किन बहुत अच्छी होगी, नींद बड़ी अच्छी आएगी। आपके जो जितनी आपने हाथों को सता रखा है, वो एक बार फिर हरी होनी शुरू हो जाएंगी। मरे हुए टिश्यूज कहाँ आपको खुद सोचेगा कहाँ डाइजेस्ट कर पाएंगे वो, ठीक है ना। तो मैंने तो इसको इवन ये नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाह रहा हूँ, अभी है इतना प्रोडक्शन भी नहीं है। इवन आई लॉन्च दिस प्रोडक्ट फॉर द पब्लिक कि भैया एडाप्टोजन पियो तो आप जीवन भर कम से कम आप ये एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सर इसमें कोई चीज नहीं है जो हम घर में हमारे सब घर में है। कई बार मैं अपने प्रोडक्ट नहीं होता तो घर में से ले लो, कोई चीज छूट भी जाती है कई बार एक थोड़ी चुटकी ज्यादा भी पड़ गई किसी चीज की, ठीक है ना, तो कोई उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 40-20 दाने डालने थे, अगर 25 दाने डल गए अगर सौंफ के, तो क्या नुकसान करेगा? इनमें कोई भी नुकसान देने वाला नहीं है। बल्कि कई बार सर हम हैवी दवाइयां और ऐसी चीजें, मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे ले लेते हैं, सोचते भी नहीं है शायद उस टाइम पे, लेकिन इन चीजों में कई बार लोग पूछते भी हैं कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में एक कैंडिडेट है हमारी फैमिली के, मेन कैंडिडेट। He goes to gym, he takes good, quality of protein also. हम उनको हमेशा देते हैं कि प्रोटीन का अगर छोटा सा भी पार्ट आपका अनडाइजेस्टेड रह गया आपके गट पेट में, और वो आपके गट में चला गया और वहां पर उसने फंगस क्रिएट कर ली, तो फिर यही तो गड़बड़ हो रही है कि आप जिम में जाते हैं और प्रोटीन खाते हैं और बालों की प्रोटीन गायब हो जाती है, बायोटीन। अधिकांश देखेंगे कि जिम में जाने के बाद बाल जितने होने चाहिए तो उतने कम हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि जो प्रोटीन आप खा रहे हैं वो मुंह से खाने के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सिस्टम में जा रही है। हो सकता है वो बहुत सारी चीजें आपको नुकसान दे रही हो। तो अगर आपके पास सीबो और सीफो है तो ये अडेप्टोजेंस जरूर लें। मतलब इन सिम्टम से ही हम पहचान सकते हैं कि सीबो सीफो हम किस चीज से गुजर रहे हैं। जी, आपकी कोई भी बीमारी है वो तो सीबो के कारण है। चाहे आपका पूरा का पूरा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है लड़कियों का, आज हमारी गर्ल्स को कितना हो रहा है सीबो, आई मीन पीसीओडी, पीसीओएस बहुत सुनते हैं, तो सुनते हैं दूसरे के पास, हमें मुझे लगता है ये समस्या है। अगर इसका मैं आपको बताऊं कि इसका सीक्रेट बता दूं तो शायद बहुत सारी लड़कियां इन हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है इससे बच जाएंगी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट है नहीं।
आपकी बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन, बड़ा पॉपुलर है। इसका कम होना भी गलत है और ज्यादा होना भी गलत है। तो इसे बेसिकली एक डैम की तरह कोई ना कोई चाहिए कि अगर फालतू बन गया तो इसे रोक ले, कम बन रहा है तो इसे फ्लो करने के लिए आगे बढ़ा दे, क्योंकि ये कम भी है और ज्यादा भी है, दोनों में यही सिम्टम आते हैं। कभी वेट बढ़ना, कभी आपको एक्ने होना, कभी चेहरे पर बाल आ जाना लड़कियों के, और यूट्रस की प्रॉब्लम, ठीक है ना, साइकिल्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आती हैं। और फिर हम कहते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। डू यू नो व्हाट हैपेंस? बस इतना वर्ड हम ले लेते हैं और कहते हैं जी मैं बीमार हूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्योंकि सर मैं अक्सर विमेन में तो सुनती हूँ कि हम सब भी गुजरते हैं इन दौर से कि हार्मोन्स हमारे कई बार ऊपर नीचे होते हैं, और स्पेशली विमेन जो अबव 40 हैं वो एक मेनोपॉजल उसमें भी आ जाती हैं। Yes. तो क्या उस टाइम पे भी वो लोग इसे यूज कर सकते हैं? इसे नहीं, यंग एज में भी इसे समझने की कोशिश करिए कि होता क्या है। बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल हमारी बॉडी बनाती है, उसका नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस, BETA, बीटा ग्लू GLU, क्यूरो CURO, नाइडेस NIDASE, कभी भी आप गूगल कर लें। सो बीटा ग्लूकोरोनाइडेस हमारी बॉडी का एक केमिकल है, कंपाउंड है। वो कंपाउंड बेसिकली इट इज लाइक अ डैम फॉर द एस्ट्रोजन। अगर वो नहीं बन रहा आपकी बॉडी में तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जीवन भर चलता रहेगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि उसे कौन बनाता है? डू यू नो उसे कौन बनाता है? हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं वो जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम SCFA कहते हैं, कभी भी गूगल करिए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। जो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बेसिकली उस केमिकल को बनाते हैं। केमिकल को तो बॉडी बनाती है, बेसिकली SCFA उस जीन को एक्टिवेट कर देते हैं जो जीन इसको बनाती है। तो अगर किसी को ये रेफरेंस चाहिए तो किताब का नाम है फाइबर फ्यूल्ड, बहुत पॉपुलर डॉक्टर हैं, बहुत रिसर्च के बाद वो किताब लिखी गई है, फाइबर फ्यूल्ड। तो उन्होंने बताया कि कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों में हो रहा है, और अगर उसे ठीक करना है तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि इमीडिएटली अपने फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा दो। हम फाइबर स्टार्व्ड पीपल हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स पर डे, अर्चना जी, 70 to 100 ग्राम फाइबर खाया करते थे। हमारे पूर्वज जो हंटर गैदरर थे वो फाइबर ईटर थे, और हमारी जीन बदलने में 40,000 साल लगते, तो वही तो जीन लेकर आए। और आज हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में पर डे फाइबर की जो क्वांटिटी है वो 15 ग्राम से कम एवरेज आ रहा है, बहुत कम है रिक्वायर्ड जितना है उससे। बिकॉज ऑफ दैट हमारा गट खराब है और गट बैक्टीरिया आर डाइंग फास्ट। क्योंकि फाइबर ही फूड होता है ना गुड बैक्टीरिया का। यस, फाइबर इज द फूड, एंड बैड बैक्टीरिया का दुश्मन भी यही है। सीबो का दुश्मन अगर है कोई है तो वो फाइबर है। तो सर क्या फाइबर इंक्लूड करना चाहिए डाइट में? नंबर 1, अगर आप गट को तेज से ठीक करना चाहते हैं मेरी तरह, और एक बार फिर आप अपने बालों को एंजॉय करना चाहते हैं, कलर लगा रखा नेचुरली, थोड़ा सा 30%, बाल तो सफेद होने भी चाहिए इतने, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो पहला फाइबर है आपके पास कच्चा केला। एक केला कच्चा केला का एवरेज आपके पास आना चाहिए। इसमें आपसे 10 से 12 ग्राम आपको प्रीबायोटिक मिल जाता है। हर एक फाइबर डजंट मीन कि वो बैक्टीरिया के काम आ रहा हो। यहां पर भी एक बात ये भी है, एक फाइबर है जो आपके पेट में पच जाता है, आंतों में पच जाता है, वो यूजलेस है आपके, क्योंकि वो वहां तक नहीं जा रहा है, बड़ी आंतों तक नहीं पहुंच रहा। एक बैक्टीरिया वो है, एक फाइबर वो है जो बेसिकली नॉन डाइजेस्टेबल है, उसमें से एक कच्चा केला आता है, आलू आता है कच्चा। तो मैं कई बार जब शेक बनाता हूं सुबह, उसमें एवोकाडो डाल लेता हूं या कोई और भी फ्रूट वगैरह डाल लेता हूं, 11 बजे के करीब लेता हूं, तो उसमें हम कच्चा केला भी डाल लेते हैं, या फिर अगर कच्चा केला नहीं होता तो घर में आलू रखे होते हैं। आलू ग्रीन नहीं होना चाहिए, जहां से ग्रीन है वहां से काट लो। उस आलू में जो आपको प्रीबायोटिक मिलता है वो मैजिकल है। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, अकेसिया पाउडर जो बबूल का गोंद होता था, वो बहुत अच्छा पाउडर है, वो आपके पेट को बहुत तेज से ठीक करता है। बाकी मार्केट में बहुत सारे प्रीबायोटिक मिल जाते हैं। उसके अलावा आपका जो प्याज और लहसुन है, अगर आपको कोई रिलीजियस लिमिटेशंस नहीं है तो आप इनका सेवन जरूर करें।
लहसुन और प्याज दोनों बहुत अच्छी प्रीबायोटिक है। बाकी जितने भी बेरीज हैं, अब अगर अफोर्ड कर सकता है कोई भी, तो जो ब्लूबेरी हैं, ब्लैक बेरीज हैं, ये बहुत अच्छी, आई मीन इसमें पॉलीफिनोल्स होता है। गूसबेरी जैसे आंवला जो है, आंवला है, ठीक है ना, ये तो बहुत सारे हमारे गट के ऐसे सेंसर्स को एक्टिवेट करता है जो अच्छी जीन्स को टर्न ऑन करते हैं, इसीलिए इसको अमृत माना जाता है। और सर आप हमेशा कांजी का भी जिक्र करते हैं कि वो गट के लिए कितनी उपयोगी है, तो क्या हम उसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, मैं 2 सालों से तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार मैं बाहर जाता हूँ तो उसके ना तो आदत पड़ती है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो बीटरूट की कांजी बनानी सीख लीजिएगा, या फिर उसकी आई मीन गाजर की। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक कांजी को तो आप डेली पिएं, खाएं, उसका नाम है राइस की कांजी, ठीक है ना। राइस की कांजी के बारे में कई बार एक वीडियो थी नीतू सिंह की भी और एक थी आर माधवन की भी। मैं इसका दीवाना हूँ, मैं हर कांजी का दीवाना हूँ, क्योंकि सबसे आसान है। मैं अकेला भी रहता हूँ, कई बार मुंबई में मेरा फ्लैट है तो कई बार वहां रहने का मौका मिलता है, तो मेरी फैमिली भी वहां नहीं होती, तो 10 दिन के लिए गया तो वहां कोई नौकर भी नहीं होता, किचन वगैरह मेरे पास है। पता डू यू नो व्हाट आई डू, मैं जाते ही वहां पर चावल उबाल कर रख देता हूँ, जब वे ठंडे हो जाते हैं उन्हें मैं दोबारा भिगो के रख देता हूँ, और अगले दिन उनको क्रश किया मिक्सर में, और उसमें मैंने क्या क्या मिलाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। उसमें सारे स्प्राउट मिला लेता हूँ, ब्लिंक आई मीन एक वेबसाइट से आ जाते हैं, उसमें मूंग के हैं, चने का है, अल्फा भी मंगा लेता हूँ, मेथी का भी मंगा लेता हूँ, सारे के सारे फ्रिज में रख दिए, वो सारे स्प्राउट्स मिल गए, तो आपके पास फाइबर भी आ गया प्लस प्रोटीन भी आ गया। उसके बाद में उसमें पंपकिन सीड मैग्नीशियम के लिए, उसमें फिर मैं क्या कहते हैं थोड़े से खरबूजे के बीज, उसमें 28 ग्राम प्रोटीन फिर मिल गया मुझे। उसके बाद उसमें मैं थोड़े से बादाम जो भिगो रखे हैं, उसमें थोड़ा सा मैं कई बार भिगा हुआ लोबिया भी डाल लेता हूँ, उसका मैं शौकीन हूँ घर से ही। उसमें मैं थोड़े से आई मीन किशमिश भी डाल लेता हूँ। उसमें अब मैं खीरा, टमाटर, प्याज भी डाल लेता हूँ अपने हिसाब से, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ इट। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं एक ऑलिव एक्स्ट्रा आई मीन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की 4-6 चम्मच डाली, और उसे अच्छी तरह से मिक्स किया। हल्का सा सी सोल्ट डालता हूँ मैं, व्हाइट सोल्ट भी नहीं खाता हूँ, सीड सोल्ट डाला, और मैंने पैक किया, बैग में डाला, और मैं अपना काम पर निकल जाता हूँ। सुपर फूड बन गया आपका। आप यकीन नहीं करेंगे अर्चना जी, ये सुपर फूड है। आप ये समझिए कि जहां पर भी आपको भूख लगी, 3 चम्मच से ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है। नो, यू आर गेटिंग बैक्टीरिया, यू आर गेटिंग प्रीबियोटिक, यू आर गेटिंग फाइबर, यू आर गेटिंग प्रोटीन, यू आर गेटिंग गुड फैट, और व्हाट एल्स यू वांट। लोग कहते हैं हम क्या खाएं, मुझे आज तक याद ही नहीं आता कि मैं मुंबई में जाके कभी खाना भी खाता हूं। रियल है, 10-10 दिन तक मैं सिर्फ इसी पर रहता हूं, और ये मेरा पूरे दिन चला, और उसमें से भी बच गया, अगले दिन के लिए फिर फ्रिज में डाल दिया, इसमें कुछ बिगड़ना नहीं। अगर बिगड़ेगा तो बैक्टीरिया डेवलप ही हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर, इसे मैं भी ट्राई करूंगी। करके देखेगा, आई एश्योर यू, आप ये कहेंगे यार कितनी एनर्जी है। वाला तो खाया है, ये पॉन्टा राइस है जो भी बोला जाता है फर्मेंटेड वाला, बट लेकिन इसमें प्रोटीन और ये सारी चीजें ऐड करके एक कमाल का कॉम्बिनेशन जो आज आपने बताया है। और आप तो आई मीन आपकी तो अपनी किचन है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप उसमें हरी चटनी बनाकर घर की वो भी मिक्स कर दीजिएगा। और अगर बच्चों को टेस्टी बना, आई मीन आप बच्चों को एडिक्ट करना ना इसके लिए, तो वो तो दीवाने हो जाएंगे, और बाल जीवन भर बढ़िया रहेंगे। तो धीरे से बढ़िया सी कोई सॉस डाल दीजिएगा उसमें, ताकि एक टेस्ट भी आ जाए, ठीक है ना। वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन घर की सॉस बनाकर वो डाल सकते हैं, जो बिना प्रिजर्वेटिव के हो। बस जी बिल्कुल। अब बताइए इससे बढ़िया क्या सुपर फूड मिलेगा आपको। सारे बैक्टीरिया, आपके बैड बैक्टीरिया मरेंगे, गुड बैक्टीरिया पनपेंगे, और आपकी आंतें, उन्हें काम करने के लिए कुछ है नहीं, सब सेल्फ डाइजेस्टिव फूड आपने खा लिया। सर जैसे अब हमने इतनी सारी चीजें अपना के अपने गट को थोड़ा अच्छा कर लिया, अब ये हमारे माइंड से किस तरह कनेक्टेड है, आपने ये भी समझाया। जो आप कोचिंग देते हैं, आप एनएलपी के कोच हैं, अब ये बताइए कि लोगों को आजकल इतना स्ट्रेस है, इतने फियर हैं, इतने फोबियाज हैं, किस तरह से वो इसको सुधार सकते हैं? देखिए, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो एज एनएलपी मैं लेकर आया था, समझ लीजिएगा 1992 में मैंने एनएलपी को बताना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। 2004 में तो मेरे बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, अ मैन हु इज डायरेक्टिंग द माइंड्स टू गो इन राइट डायरेक्शन। वो आदमी जो लोगों के दिमाग को बता रहा है कैसे राइट डायरेक्शन में जाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एकदम से कोई एनएलपी की टेक्निक समझाऊं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत लेंदी भी हो जाएगा जी। फिर भी आप यूं समझिए कि आपका गट डायरेक्टली एक वेगस नर्व से माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो
अगर आपकी वैगस नर्व भी टायर्ड या बर्न आउट हो चुकी है और वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कई बार हमारा कब्ज इसलिए भी पड़ रहा है, कई बार हमारा इंडाइजेशन इसलिए भी बर्बाद है कि हमारी जो वैगस नर्व है वो माइंड की इंफॉर्मेशन को दे ही नहीं रही है हमारे बॉडी को। कई बार हमें जो गाल ब्लेडर के स्टोन से, कई बार किताबें जब आप पढ़ेंगी तो एक चौंकाने वाली जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा, यद्यपि लोग इस पर इमीडिएटली नहीं मानेंगे या रिएक्ट कर सकते हैं। जब हमारा, कई बार हमें कहते हैं कि जी गाल ब्लेडर में स्टोन्स हो गए हैं, कभी आपने सोचा इसका रीजन क्या है? नहीं। रीजन बताता हूं मैं इसका क्या है, और ये मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वेगस नर्व की किताब के बारे में बता दूंगा। हमारी लीवर बाइल जूस बनाकर उन्हें स्टोर करता है पित्त की थैली में, और इसका काम होता है कि हर एक खाने से पहले ये अगले खाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहां से एक चैनल है जो हमारी छोटी आंत में खुलता है, जिसको हम डियोडोनल पपीला कहते हैं। जैसे हमारे गालों में दोनों तरफ छेद होते हैं जहां से हमारे सलाइवा आता है। कई बार आप इधर इधर जीभ लगाएं तो ऐसा लगेगा छाला पड़ा हुआ, छाला नहीं है, वो पपीलाज है। अच्छा। इसका काम ये होता है कि जैसे ही आपने कोई खाना खाया और आपका फैट आपके पेट और आपके आंतों में जाना शुरू हुआ, तो आपका गट वेगस नर्व के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वेगस नर्व हमारी जो इस तरह से बनी है कि 80% उसकी जो इंफॉर्मेशन देने वाले जो सेल्स हैं वो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देते हैं, और 20% उसमें ऐसे हैं जो माइंड की इंफॉर्मेशन बॉडी को देते हैं। तो बेसिकली आपके गट ने तो बता दिया कि यहां पर हमारे पास फैट आ चुका है। अब इसका काम क्या है? ये किसको बताएगा? आपके गाल ब्लेडर को बताएगा। और बताने का इसके बाद तरीका क्या है? वेगस नर्व। अगर ऐसे में वेगस नर्व आपकी बर्न आउट हो चुकी है, आपने उसे थका दिया है, तनाव के कारण बर्बाद कर दी है, तो अब वेगस नर्व ये इंफॉर्मेशन आपके गाल ब्लेडर को नहीं बता रही है, और यहां पर वो जो बाइल जूस है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है पुराना होकर, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। कितना इंपॉर्टेंट है? हम ये तो कह रहे हैं कि गाल ब्लेडर को के स्टोन को कैसे ठीक करें, अरे कैसे ना हो ये भी तो सोचो। तो आपको अगर गट को ठीक करना है, कई बार आपकी वेगस नर्व ही आपका काम नहीं कर रही है। यानी कि मैंने खाना खाया, मेरे पेट ने बता दिया कि मेरे पास 400 ग्राम खाना आ चुका है, मुझे अब इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। तो ये याद रखिएगा, ये पेट नहीं निकालेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा आपके माइंड को। इसे हम गट सेंसेशन कहते हैं। इस सेंसेशन को आपका माइंड लेगा और वो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा भेजेगा वेगस नर्व से। ऐसे में वेगस नर्व अगर आपके पास नहीं है, यानी कि बर्न आउट हो चुकी है, थक चुकी है, कंफ्यूज हो चुकी है, तो आपका ब्रेन ये कहेगा मुझे नहीं मालूम है, या कम निकाल दो या ज्यादा निकाल दो। और ऐसे में आप कहेंगे मैं एसिडिटी का शिकार हूं। लेकिन मैं राम वर्मा ये कह रहा हूं, मैं ये कहूंगा तुम्हारा वेगस नर्व भी तो बर्बाद हो सकता है। आपके हाथों में खाना चला गया, आते पूछ रही हैं मैं इनको किस तरह से चलाऊं, माइंड को इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है, उसने रोक दिया है, एंड यू बिकम द पेशेंट ऑफ लेजी गट। तो मेरे पास अभी एक लेडी का फोन आया, तो उन्होंने अभी कहा कि वो मुंबई वापस आ रहे हैं अमेरिका से। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनकी आंतों को कंप्लीटली जो मूवमेंट होना चाहिए था वो उनका मूवमेंट खो चुका है, यानी कि कोई भी खाना वो खाएंगे वो पेट में ही रहेगा। अब देखिएगा कितनी ये खतरनाक सिचुएशन है। और डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये तो एक लेजी गट है, लेकिन मैं जानता हूं ये इंफॉर्मेशन माइंड से बॉडी तक जाने के लिए उसकी वेगस नर्व को ठीक करना है। आम आदमी को चाहिए कि वेगस नर्व के लिए 3-4 काम कर ले। एक, रोजाना शवासन करे। हमने टायर्ड कर दिया, हमने थका दिया अपने पूरे नर्वस सिस्टम को। एक, ठंडे पानी में जब भी आपको मौका मिले ठंडे पानी का स्नान लें, स्पेशली जब आप डुबकी लगाकर बैठते हैं, यहां तक भीगते हैं। ऋषिकेश में कई बार आपको दिखाई देगा मेरे फोटो कि मैं गंगा जी में बैठा हुआ हूं ठंडे पानी में, यहां तक डूबकर। ठीक है ना। तीसरा काम ये करें कि आप अपनी बॉडी से, माइंड से बॉडी को फील करें कि इस समय मेरा लीवर क्या कर रहा होगा, मेरे लंग्स क्या कर रहे हैं। जब आप इस इंफॉर्मेशन को आप चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक अंग को, तो उस समय आपका जो नर्वस सिस्टम है वही तो इंफॉर्मेशन दे रहा ना आपको। बिल्कुल। तो ये 3 काम तो जरूर करें। या बाकी आपको बढ़िया सा कोई मसाज करने वाला है तो आप मसाज भी करते रहें, अपने आप भी कर सकते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये करेनियल नर्व है, करेनियल का मतलब स्कल से निकलती है बॉडी को जाती है, तो ये भी करें। और जो ब्रेन है
वहां पर आपके पास पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, वहां पर ट्रॉमा भरे पड़े हैं, वहां पर फोबियाज भरे पड़े हैं। तो जब तक आप इनको लिए घूम रहे हैं तो आपका 24/7 जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन दे रहा गट को दैट आई एम नॉट इन ओके पोजिशन, मेरे पास अनरिजोल्व इशू है। और वो आपका गट खराब कर रहा है, आपका इवन कोर्टिसोल रिलीज कर रहा है। तो आप स्ट्रेस फ्री यहां से हो जाएं। अब स्ट्रेस फ्री होने के लिए पेनफुल मेमोरी को भी हटाना है, फ्यूचर की एंजाइटी को हटाना है। कोई ट्रिगर भरा पड़ा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, हो सकता है कि किसी का पार्टनर सैडिस्ट या नार्सिस्ट हो, रोजाना उसको कांटे चुभा रहा बातों के। और तो ऐसे में सोने से पहले शॉर्टकट ही बता सकता हूं कि जब तक आप एनएलपी तो सब लोग यहाँ नहीं सीख रहे होंगे, सीखनी तो सभी को पड़ेगी, मैं तो ये मानता हूं। क्योंकि जब भी एक भी खतरा आ जाता है तो फिर माइंड को अगर ठीक नहीं किया तो बॉडी तो ठीक ही नहीं हो सकती तब तक, क्योंकि माइंड ही तो दे रहा है इंफॉर्मेशन बॉडी को। आप तो लास्ट में कर रहे हो ठीक, दवाइयों से तो है तो प्रॉब्लम यहां से, इसीलिए साइकोसोमैटिक है सारी बीमारियां। बिल्कुल। तो तब तक आप एक काम करें, सोने से पहले आप कम से कम 30 मिनट, मैं एनएलपी सीखने वालों को 10 मिनट कहता हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुरानी पेनफुल मेमोरी को कैसे हटाएं, कोई ट्रिगर पड़ा उसे कोलैप्स कैसे करें। क्योंकि कई बार सर लोगों को पता नहीं होता है कि हम किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या कभी कुछ बचपन में उनके साथ जो भी कुछ हुआ उनको उसकी जानकारी भी नहीं होती है। कई बार लगता है कि हमें तो नहीं याद है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनको उससे वो इफेक्ट हो चुका है, सबके पास पड़ी है। और हमारा जो न्यूरल पाथवे, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन मेमोरीज को लेकर एक तरफ पड़े हुए हैं और वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपको कॉन्शियसली नहीं पता, कॉन्शियसली तो अभी भी नहीं पता आपको कि कान कहाँ है, जब तक कि आप चेहरे नहीं देखेंगे मिरर में। बिल्कुल ठीक है ना, या किसी का चेहरा नहीं देखेंगे। कॉन्शियसली तो अभी आपको नहीं पता कि आपका बीपी कैसे चल रहा है, कॉन्शियसली तो नहीं पता कि आपका लिवर कैसे काम कर रहा है, कॉन्शियसली तो नहीं पता कि इस समय आपके हर एक सेल में 1 लाख से ज्यादा प्रक्रियाएं चल रही हैं, 1 लाख से ज्यादा रासायनिक इक्वेशन चल रही हैं। तो कॉन्शियसली तो आपको बहुत सी चीजों का नहीं पता। ठीक है ना। उसी तरह से एग्जाम्पल बता देता हूं मैं लोगों को, फिर मैं इसका तरीका बता दूं। मान लीजिए मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूं और गाड़ी चलाते चलाते मैं आराम से गाना सुन रहा हूं एंड सडनली मुझे दिखाई देता है कि एक डेड बॉडी को कुछ लोग ले जा रहे हैं और एकदम से दिमाग से निकल गया, ओह माय गॉड, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। इस समय आप किस स्टेट में गए? नेगेटिव स्टेट में। और आपने क्या इस थॉट लिया? लाइफ इज अनसर्टेन। और अगर ये थॉट डीप डाउन चला गया और इसे 2 मिनट के बाद आप छोड़कर फिर आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए कॉन्शियस वर्ल्ड में, लेकिन हो सकता है कि अब आपके माइंड ने लाइफ इज अनसर्टेन को लेकर फिक्स कर लिया हो और अब आपके पैटर्न इस तरह से बनने लगे हो मानो लाइफ 100 साल की नहीं है, अनसर्टेन हो गई है। जैसे कई बार हम अपनी सेल्फ वर्थ को खो देते हैं तो बहुत खराब बीमारियां आ जाती हैं। तो रात को सोने से पहले मैं ये कहता हूं कि बेसिकली जो आपके पास 24 घंटे है ना, उसमें जो 16 घंटे आप जो लाइफ जी रहे हो वो आप नहीं जी रहे हो, वो जो 8 घंटे आप सोए हो उसी का ये रिफ्लेक्शन है। यानी कि उन 8 घंटों में जो आपके दिमाग के अंदर चला है। तो जब आप सोने जा रहे हो उस समय आप एक छोटी सी प्रक्रिया करें, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। प्राणायाम नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं लंबे सांस लेने छोड़ने, नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो ऐसे में क्या होगा, इसे अपान प्राण क्रिया कहते हैं। आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। विज्ञान भैरव में ये पहली श्वास की प्रक्रिया है जिसमें भगवान शंकर कहते हैं कि कैसे मोक्ष पाया जाए। तो हमारे हजारों विचार चलते रहते हैं, एक विचार पर आप आ जाएं, बस मैं अपने सांसों को देख रहा हूं, इधर उधर माइंड भागेगा, पर आपका काम है कि आप अपने सांसों पर रहें और आप सडनली पाएंगे कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि इनर अर्थक्वेक से जो दिन भर के चल रहे थे, अचानक आप शांति की तरफ जा रहे हैं और उसमें आपकी बॉडी एंड वेगस नर्व अपने आप को शांत कर लेगी। और अगर 1 घंटा भी आपने शांत होकर सो लिए ना तो उतनी देर में बॉडी आपकी रिकवर कर जाती है, इवन 1 आवर। पर गड़बड़ ये होगी कि 21वीं सेंचुरी में ये 1 घंटा भी हमें नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग एनी क्वालिटी रिकवरी टाइम। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि एक अच्छी नींद लेना सबको जरूरी है ताकि बॉडी हील हो, और सोने के पहले इस एक प्रक्रिया को करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है जी। और आपने जो 5 चीजें बताई थी जिनको अवॉइड करना है अपने गट को हील करने के लिए, एक 5वीं चीज रह गई थी। हाँ, 5वीं थी रिफाइंड ऑयल। हाँ, क्योंकि जो रिफाइंड आप कर रहे हैं वो 3 बार उसमें पेट्रोल और दूसरे केमिकल मिलाए जाते हैं। एक बार जब उस
वेजिटेबल रिफाइन करते हैं, सीड्स को रिफाइन करते हैं, तो उसमें से कंपनी को 1% 2% भी बेनिफिट बना दिया जाए तो बड़ा अमाउंट बैठता है, तो उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है। हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14 शायद, जो पेट्रोल का होता है, ताकि उसमें से पूरा ऑयल निकल जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो कच्चा तेल होता है उसमें कई बार आपकी आंखों में जलन आ जाएगी, आंसू आ जाएंगे, ऐसा लगेगा आंख कैसे खोलूं। जैसा जनरली सरसों के तेल में भी कई बार कच्ची धानी के एग्जैक्टली तो उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है, वही डिओड्रेंट जो आप लगाते हो। तीसरी चीज है, इससे भी खतरनाक चीज है, वो ये है कि जब भी आप किसी तेल को गर्म करते हैं, अगर वो नॉन रिफाइंड है तो उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत कम होता है। मान लेते हैं आपने 50 डिग्री पर ये गर्म किया तो उसमें धुआं आ जाएगा, लेकिन 50 डिग्री पर आपकी पूड़ी नहीं तली जाएंगी, और ऐसे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाते हैं उसमें केमिकल मिलाकर, ताकि ये ऑयल 200 डिग्री पर भी स्मोक ना दे, और आप कहेंगे वाह कितना बढ़िया तेल है, धुआं तो उठता ही नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें 3 बार इसकी क्वालिटी को बदल दिया गया है। ये आपकी गट लाइनिंग के लिए बेहद खतरनाक है। तो सर ऑयल कौन से यूज करने चाहिए फिर? देखिए, जो भी आप कच्ची घानी का आपने बोला है, मैं तो अपना इतना बता सकता हूं कि मेरे तो गांव में, मेरे ही घर में कच्चे घाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है, मेरे ब्रदर ने लगा रखी अपने घर के लिए। तो वी गो देयर, वहां से हम तिल का तेल ले आते हैं, सरसों का तेल ले आते हैं, बादाम का तेल ले आते हैं, गोले का तेल ले आते हैं, एंड वी यूज इट। जो एकदम प्योर ऑयल है, मतलब जो आपके सामने आप निकाल सकते हैं किसी भी, चाहे आपके तो जैसे बताया घर में फैक्ट्री जी, घर में फैक्ट्री भी, चक्कियां होती हैं, इवन घर की सरसों भी घर की है जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को ये करना पड़ेगा, जितनी भी आपको एक बार उसी जगह पर लौटना पड़ेगा, वरना आप जमीन से जुड़ना पड़ेगा। मतलब इसके अलावा कोई काम, इसके अलावा कुछ आप कर ही नहीं सकते। आप क्या खाएंगे नहीं तो आप। सर एक चीज और, आपने बालों की बात करी कि बाल लोगों के बहुत गिर रहे हैं और बाल बहुत जल्दी सफेद भी हो रहे हैं, तो उसका भी क्या कोई इलाज हो सकता है, या उसके लिए भी हम, जैसे आपने तो बोला कि आपने अपने बालों को भी एक तरह से मैनिफेस्ट किया है, इस एज में आप इतने अच्छे, आपकी हेयर ग्रोथ है, तो क्या हम अपने ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी रोक सकते हैं? देखिए, अगर आप बेसिकली, मैंने किताब में एक लाइन पढ़ी थी अर्चना जी, मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बीमारी से यहाँ तक ना आता। 31 साल की उम्र में जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गई और एक बड़े डॉक्टर ने कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, आपके घुटने इतने सूज गए, अगर बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, ये हालत मेरी थी। ठीक है ना, कई बार नमक बांध रहे हैं, कभी गर्म सिकाई कर रहे हैं, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ये है। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। लाइन बिल्कुल यही थी, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए मानो बात बोल दी आपने। उसने कहा था कि इफ यू आर नॉट योर ओन हीलर, तो हमें यही नहीं पता ये बालों का आपकी बॉडी से क्या रिलेशनशिप है। आपको एक वर्ड बताऊं, आज मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं आज आपको, उसका नाम है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है अर्चना जी, हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल पावर होती है कि वह हमारी जहां पर भी ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, वह ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स, आर्टरीज या नसें बना देती है। अच्छा। हमारी बॉडी में नसों का बनना हर टाइम बहुत ही कॉमन फैक्टर है। कई बार जब लोग कहते हैं कि भैया आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई है, याद रखिएगा ये आर्टरीज ब्लॉक होने के बाद भी नई आर्टरीज आपके हार्ट में इमीडिएटली बन सकती है और बन जाती है। क्लियर है? इसी का नाम एंजियोजेनेसिस है। एंजियोजेनेसिस, इसको थोड़ा सा बताऊंगा। एंजियोजेनेसिस, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपने अपने तनाव के कारण, खाने के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, सोच के कारण आपने अंदर बॉडी के अंदर ही हाइपोक्सिया क्रिएट कर रखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। कई बार आप कहते हैं मेरा दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप में, मेरा दम घुट गया, क्या करूं मैं। याद रखिएगा, यह आपका माइंड सुन लेता है और वो दम घोट कर क्या करता है, एकदम से वो फटाफट एंजियोजेनेसिस शुरू कर देता है। और 2 जगह की एंजियोजेनेसिस, 2 जगह ब्लड का जाना बहुत खतरनाक है। एक है आंख, 50 साल के बाद में जो लोग अंधे हो रहे हैं ना, इसको AMD कहा जाता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। और दूसरा है कि हमारी बॉडी में हर रोजाना, आप कहेंगे बाल पर कब आओगे, बस आ रहा हूं। हमारी बॉडी में रोजाना हमारा DNA, हमारी जब सेल मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, हमारी DNA उस टाइम 10,000 गलतियां करता है।
कभी किताब पढ़ी है डॉक्टर विलियम ली की, जिसने एंजियोजेनेसिस के ऊपर काम किया। वो गलती बेसिकली माइक्रो ट्यूमर की तरह हमारी बॉडी में पड़े होते हैं। माइक्रो ट्यूमर मीन्स इनविजिबल ट्यूमर्स, जिनको हम बाद में कैंसर कुछ लोगों की लाइफ में आ जाते हैं, नहीं तो हमारी लाइफ में ट्यूमर की तरह पड़े हुए हैं, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। गलती से अगर उनको ब्लड सप्लाई पहुंच जाए नई वेसल बनकर, नई आर्टरी बनकर, तो इन 1 वीक दे कैन ग्रो अप टू 16,000 टाइम्स। सर ये फ्री रेडिकल्स तो नहीं होते जिनके? ये फ्री रेडिकल अलग है, वो अलग है, वो अलग है। उनकी भी मैं कहानी पूरी बता सकता हूँ। और दूसरा है हमारी आंखें, आंखों में ब्लड जैसी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो याद रखिएगा रेटिना हमारा जो फ्लूइड है वो खराब हो जाएगा, इसे हम AMD कहते हैं। लेकिन हमने गड़बड़ ये क्या कर दी कि हमारे जो बाल सबसे ज्यादा गिरते हैं और सबसे पहले टाइम में ग्रेइंग हो जाती है, हम अपनी एंजियोजेनेसिस का यूज ही नहीं करते। आपका काम है रोजाना बैठकर इमेजिन करो आपके पास 2 नोब हैं, एक राइट में घुमा रहे एक लेफ्ट में घुमाते हुए इमेजिन करो कि आपके पास जो ब्लड सप्लाई गलती से आपके माइंड और बॉडी ने बना रखी, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, डर के कारण, इमेजिन करो कि वो दरिया, वो नदियां, वो चैनल्स मानो बंद हो रहे हैं जो माइक्रो ट्यूमर में अगर कोई जा रहा है तो, और वो माइक्रो ट्यूमर मानो सूख रहे हैं, इनएक्टिव पड़े हुए हैं, उन्हें इम्यूनिटी खाकर बाहर कर देती है। और दूसरा आंखों पर, ये तो इधर करना, और बाकी पर आपको ऑन करना है कि पूरी बॉडी में बाकी आपकी ब्लड वेसल्स बढ़ रही है। ED एंड बाल लोग मेल्स में याद रखिएगा, दे आर द कंप्लीट, आई मीन आप कह सकते हैं कि परफेक्ट एग्जांपल ऑफ योर लॉस्ट एंजियोजेनेसिस। आपकी ब्लड वेसल्स जो है आपकी हर एक सेल से मात्र एक बाल की मोटाई जितनी दूर होती है, मैक्सिमम इतना होता है। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपके तनाव के कारण, खाने से भी तो तनाव ही आ रहा ना आपको, खाना भी तो आपका इंफॉर्मेशन, गट भी तो यही दे रहा कि ये क्या भेज दिया आपने मुझे, जो मैंने बताया उसमें इंफॉर्मेशन देगा, मैं मजा आ रहा, तुम भी खुश मैं भी खुश। आप क्या खाते हो? सुबह उठते चाय पीते हो, फिर पराठे खाते हो, फिर बर्गर खाते हो, फिर ब्राउनी खाते हो, फिर 5-4 कॉफी पीते हो, उसके बाद भी कुछ बचा सच में। और उसके बाद फिर आप कहते हो मैं बीमार हूं। अब ये तुमने बीमार रहने के लिए तो बड़ी मेहनत करी, ये तो इतनी मेहनत के बाद भी तुम बीमार नहीं हो रहे, तो मैं तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी को ताली बजा रहा हूं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बालों को ठीक करें तो मेरे कहने से आप एडाप्टोजन लेना शुरू करें और कांजी पीनी शुरू करें। डेली कांजी लें या फिर प्रोबायोटिक भी, कई बार कांजी में सारे बैक्टीरिया नहीं मिलते तो प्रोबायोटिक्स भी हमें लेने पड़ते हैं। हाँ, और अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको लैक्टोबैसिलस रोटेरी की कमी है। बैक्टीरिया का नाम भी मैंने बता दिया, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। मार्केट से लीजिए, उनका सेवन करिए और उधर पेट को आप फाइबर दीजिए और उधर मेडिसिन, आई मीन प्रैक्टिस करिए कि आप खूबसूरत तरीके से मानो अपनी ब्लड वेसल से आप सभी सेल्स को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। यानी कि हमारा खान पान पूरी तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करता है। ये दोनों इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। आज मतलब मुझे खुद काफी कुछ समझने का मौका मिला। सर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, आज मैं क्या बताऊं। मैं ये जो आपने बोला ना कि एकदम सुबह उठ के चाय वैसी नहीं पीनी है और कुछ भी एक अच्छा ड्रिंक, जिसे हम चाय का नाम दें या कुछ और नाम दें, वो जरूर लेना चाहिए। कम से कम कुछ छोटे छोटे बदलाव तो हम लोग कर ही सकते हैं। एक बदलाव और मैं बता देता हूँ पॉडकास्ट खत्म होने से पहले। सुबह जब वो मैं देख रहा था ना कि मैं आज पी कर रहा, तो मैं तो एक चीज भूल गया हूँ। वो अडाप्टोजन की जो चाय बनाई है मैंने, ठीक है ना, हम सभी मेंबर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें मैं एक चीज और डालता हूँ। 5वीं 6ठी चीज जो है, जो हमने छोड़ रखी है और बहुत दिन से छोड़ रखी है, वो है रिफाइंड सॉल्ट। उसकी जगह हम लेते हैं सी सॉल्ट, समुद्री नमक, डली वाला नमक। इट गिव्स यू 92 मिनरल्स। इसमें 92 ट्रेस मिनरल्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, आपकी एंजियोजेनेसिस, आपके हार्ट को नई ब्लड वेसल्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ती है। किताब का नाम है रिसेट फैक्टर, पढ़ लीजिएगा कभी भी। उसका नाम है डाइजेस्टेबल कॉपर, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको सी सॉल्ट से मिलता है। तो सर सेंधा नमक लेने के लिए भी कहते हैं कि सेंधा भी ले सकते हैं, उसमें 71 के करीब है मिनरल्स। लेकिन जो सी सॉल्ट है, अगर आप एक किताब पढ़े रिसेट फैक्टर, उन्होंने लिखा है कि सी सॉल्ट बेसिकली इज द गिफ्ट
टू ह्यूमंस फ्रॉम इंद्रदेव एंड सूर्यदेव। इंद्र देवता ने और सूर्य देवता ने अगर हमें कोई गिफ्ट दी है वो है समुद्री पानी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल, मैंने ये आपकी किसी वीडियो में सुना भी था और मैंने खुद ही वो बाजार में जाके नमक लिया, उन्होंने बोला मोटा वाला नमक चाहिए, हाँ मैंने कहा वही, तो वो मैं भी खुद थोड़ा सा डाल के उसका सेवन कर रही हूँ बिल्कुल, सुबह के बिल्कुल। समय पे। जो तो सुबह में हम उसको एक डली, छोटी सी डली डालते हैं, चुटकी भर, दिन भर का, आपने बोला था दिन भर का दिन काम भर हो का, जाएगा। सुबह ही सुबह उसमें मिलाते हैं। वो तो वो शाम को भी मैं लेता हूँ उसको, तो क्योंकि वो आदत पड़ गई कि उसमें मीठा तो हम डालते नहीं, पर हल्का सा सी सोल्ट डाल लेते हैं। ये सर, चलते चलते एक छोटी सी बात जो मेरे मन में है वो ये कि बच्चों में जो आजकल डिसऑर्डर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उनका भी संबंध कहीं ना कहीं ये गट के बैक्टीरिया और इन सब से ही है। मैं एक फिर बुक का नाम दे रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा। याद रखिएगा, हमारे बच्चों के गट बैक्टीरिया कंप्लीटली बर्बाद हो रहे हैं। नंबर एक, हमारे गट बैक्टीरिया हमारे मदर से मिलते हैं जब हम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी से अगर जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है वो सिजेरियन से हो रहा है, और सिजेरियन का मतलब है कि सारे के सारे बैक्टीरिया को हमने बाईपास कर दिया, इमीडिएटली हम उनको स्टेरिलाइज्ड वर्ल्ड में रखते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर एक किताब पढ़ें जिसमें एक डॉक्टर ने लिखा, जो लेडी डॉक्टर उसके हस्बैंड ने, उसका नाम है द गुड गट। डॉक्टर का नाम है सेनेका और उसके हस्बैंड का नाम है जस्टिन, इनका सरनेम है सोननबर्ग। किताब का नाम है द गुड गट। उनकी पहली बेटी को डिसऑर्डर हो गया क्योंकि वो सिजेरियन ऑपरेशन से हुई थी। फिर इस लेडी ने रिसर्च करना शुरू किया कि हम डॉक्टर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, और उन्होंने पाया कि उसके गट के अंदर बैक्टीरिया नहीं थे। जिन बच्चों के पास बचपन से गुड बैक्टीरिया नहीं है, जो माँ के दूध से मिलने जरूरी है, या माँ ने बहुत सारे एंटीबायोटिक खा रखे हैं, एंटीबायोटिक मार देता है, ठीक है ना, और एंटीबायोटिक दिया ही जाता है जब सिजेरियन होगा। तो जो हमारा जो मदर मिल्क होता है वो प्रीबायोटिक भी होता है, प्रोबायोटिक भी होता है। तो जिन बच्चों के पेट में ये गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ जाती है, याद रखिएगा चांसेस हैं कि वो ऑटिज्म उसी का रीजन है। किताब का नाम है मैं उसी पे आना चाह रही थी, 10% ह्यूमन। तो अगली बार उस लेडी ने क्या किया, उस डॉक्टर ने जो लिखा है, और ये अब एक प्रोटोकॉल बना है कई जगह, और मैं कह रहा हूं कि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं इसमें कुछ नहीं जा रहा है, उन लड़कियों को, उन लेडीज को जरूर बताइए जो माँ बनने वाली हैं और जिनका सिजेरियन ऑपरेशन अब तो करीब करीब 90% यही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उसने कहा है कि डॉक्टर ने अपनी सिजेरियन डॉक्टर से, आई मीन गायनिक से कहा कि आप मेरा बच्चा डिलीवर करोगे क्योंकि दूसरा बच्चा भी सिजेरियन से ही होगा, तो उन्होंने कहा है कि वेजाइनल जो बैक्टीरिया है वो एक कॉटन से उस बच्चे को लगाए जाए। तो उसकी आंखों के पास, उसके नाक के पास, उसके होठों पर वो स्वैब लेकर उन बैक्टीरिया को एक तरह से लगाया गया, और उससे कहा इसको नहलाओ नहीं इमीडिएट। कैन यू बिलीव कि दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसके गट बैग के बैक्टीरिया ठीक है। एक लेडी जिसका बच्चा बिल्कुल ठीक था और बिना मतलब उसके 7-8 हफ्ते तक एंटीबायोटिक खिलाकर उसके गट के बैक्टीरिया मार दिए गए, और उसके बच्चे को 3 साल की उम्र में ऑटिज्म हो गया। पूरी की पूरी कहानी है। किताब का नाम है 10% ह्यूमन। इफ यू रीड दिस बुक, पहला ही चैप्टर पढ़ ले तो ये एवरी मदर मस्ट नो इट, कि जो ऑटिज्म पहले पता है आपको 1950 तक ये कितने बच्चों में होता था? 30,000 बच्चों में से 20,000 बच्चों में से एक को अमेरिका में, और आज कितने को हो रहा है? आउट ऑफ 31। पहले 100 में से एक था, और अभी पिछले 5 साल में शायद ये और तेजी से 30 पर आ गए हैं। और 1950 तक ये हो रहा है कि एवरी फैमिली विल हैव ऑटिस्टिक चाइल्ड। और ऑटिस्टिक प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आपने उसके बाद गट बैक्टीरिया भी ठीक कर दिए, तो उस बीच में जो ब्रेन को नुकसान हुआ है, बेसिकली हमारा ब्रेन को रीजनरेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? SCFA की। SCFA कौन बनाता है? गट के बैक्टीरिया। तो बचपन में पर सेकंड 20 लाख, पर सेकंड 20 लाख हमारे न्यूरल पाथवे बनते हैं आपस में। ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से बच्चा देखता रहता है ना, ये क्या है, तो उसके न्यूरल पाथवे पर सेकंड 20 लाख बनते हैं। और अगर वो ऑटिस्टिक हो गया और जब तक पता चला, जब तक इलाज कर रहे, तब तक उसके जो ब्रेन जो नेटवर्क है वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, और इतना इजी नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कि ये कर लो वो कर लो, भगवान करे सबके बच्चे ठीक हो जाएं, लेकिन नुकसान हो चुका है। काम करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एवरी मदर जो भी वुड बी मदर है, शी मस्ट बी वेरी कॉशियस। आज की तारीख में बहुत सावधानी बरतनी है उसको
कि वह फाइबर खूब लेती रहे, सिगरेट ना पिए और ये खराब करने वाले ये जंक फूड ना खाए, क्योंकि एक बार बच्चे को अगर ऑटिस्टिक सिम्टम्स आ गए तो याद रखिएगा इट इज द मदर हु हैज अ लेकिन जैसे चैलेंज। जो बच्चे अभी हैं उनको हम कैसे फिर उनको हम अच्छे मतलब डाइटरी फाइबर देके या उनकी लाइफस्टाइल को सही करके गट को रिपेयर करके बेसिकली उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, पहले तो आप कोई भी चीज जो खिला रहे हैं उसके बाद पहले पढ़ लीजिएगा। किसी पॉडकास्ट वाले मेरे कहने से मत जाइएगा। इन्फ्लुएंसर कई बार पागलपन की बात करते हैं, हो सके मैं भी कर रहा हूं। तो जो आप चीज खिला रहे हैं ना, जो आप उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं और जो बर्गर में और जो एक ऑन द स्पॉट बना के दिखाता है ना वो ब्रेड आई मीन और खाना वाना और उसके ऊपर वो कहता जी कौन सी डालू सॉस और 15 सॉस डालते हैं वो। प्लीज इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये क्या खिला रहे हो। ये टेस्टी बहुत लगेगी लेकिन बच्चों की आते ऑलरेडी ये इनकी छलनी बन चुकी हैं, यहाँ से बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे बच्चों के पास इंटॉलरेंस कितनी आ रही है, इंटॉलरेंस, उनके मूड स्विंग कितने हो रहे हैं, उनके पास एम्पैथी नहीं है। इसलिए नहीं कि मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, इसलिए कि उनके पास ऑक्सीटोसिन बनाने वाला जो बैक्टीरिया वो नहीं है। आज हमें B12 की प्रॉब्लम आ रही है, सब कहते हैं B12 उसे मिलेगा जो बकरा खाएगा, यही बोला जाता है ना, नॉन वेज वाले को B12 मिलेगा। झूठ है मेरा, मैं नहीं खाता हूं। मैंने अपना B12 कराया, आप चौंक जाएंगे मेरा B12 कितना निकला 2 साल से। 2 साल पहले इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे कई बार। आप इवन जो मेरी बीच वाली होता है ना कि इतने से इतने तक B12 मेरा बीच में, एंड माय फैमिली गॉट वेरी सरप्राइज, अरे वाह आपके पास क्लेब्सिला नाम का बैक्टीरिया नहीं है, वो आपको B12 बनाकर देता है। तो आप बच्चों को अगर इमीडिएटली बच्चों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फाइबर खिलाएं, और जो चीज आप खिला रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें ग्लूटेन भी है, उसमें व्हीट के जितने प्रोडक्ट हैं, जितने बर्गर पिज्जाज हैं, जितना ये चीज खिला रहे हो, जो आप प्यार से कहते हो कि हम तो वीक में एक बार खिलाने जाते हैं, मैं कई बार कहता हूं वीक में एक बार खिलाना जरूरी है। एक बाल्टी गंगा जल है उसमें एक बूंद यूरिन डालना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर भुगतना तो आप ही को पड़ेगा, और भुगत भी रहे। बदलाव हम सबको ही करने पड़ेगा कि एज ए फैमिली वो खाना ही पूरी तरह से अवॉइड। अगर आपने एजुकेशन नहीं ली है, आप ये मानते हैं कि हमने अच्छी कॉलेज से, मैंने MBA कर लिया और हम अच्छे स्कूल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा यू आर अर्निंग फॉर द हॉस्पिटल्स देन। सर B12 का भी बता दीजिए बस, जाते जाते इतनी चीजें हैं, मैं क्या क्या पूछूं। आप कांजी पियो ना, कांजी पीकर तो देखो। मेरे कहने से कांजी पी लो, और जो कांजी का फॉर्मूला मैंने बताया सबको बता दिया। दोपहर के बचे हुए चावल उसमें डाला आपने पानी, ढक के रख दिया फ्रिज के बाहर रूम टेम्परेचर पर। अगले दिन 10 बजे मिक्सर को करो ऑन, ये डालो, घर करो, पेस्ट बन गया। अब इसमें आप चटनी डालो, घर की प्याज डालो, खीरा डालो, बीट डालो, इसमें टमाटर डालो, अब इसमें स्प्राउट डालो तरह तरह के, इसमें ड्राई फ्रूट डाल लो, इसमें बीज डाल लो। उसके बाद इसमें, मैं तो सही बताऊं, मैंने तो आपको अभी एक ही तेल बताया है। एक दिन मैं अपने एक स्टूडियो में था, मेरे अपने 2-3 स्टूडेंट रहते हैं मेरे साथ, कई बार रुक जाते हैं, दिल्ली गई। एक दिन मैंने घर का सरसों का तेल डाला उसमें, आप यकीन नहीं करेंगे इतना टेस्टी बना कि हमें ये लग गया कि कौन सबसे पहले खा के निपटा दे इसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी प्योर चीजें हैं तो शायद उनका मतलब अच्छा न्यूट्रिशन। और उसके बाद आप दौड़ लगाओ ना, आपको जीवन में सांस नहीं फूलेगा। सांस चढ़ना अलग बात है, सांस फूलना अलग बात है। आज भी मैं दौड़ लगा के आया हूँ, जबकि मैं यहाँ पर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पोल्यूशन में, लेकिन सांस चढ़ता जरूर है, थकान होती है, लेकिन सांस फूलता नहीं है कि आपको सांस फूल गया जी अब परेशान हो गए, बैठ गए और हाँफ रहे हो ना। एक बार करके तो देखिए, SCFA बढ़ाई अपनी बॉडी में, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गुड बैक्टीरिया, लाइफ विल चेंज। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी आज दी है। मुझे लगता है आज का एपिसोड बहुत ही वैल्यूएबल है और हर किसी को देखना चाहिए, और अपनी लाइफ को, अपने गट को, अपने माइंड को, अपने जीवन को सुधारने का एक बहुत अच्छा मंत्र आज राम सर ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी, आपने संवाद का मौका दिया जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, सो नाइस ऑफ यू। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आगे भी ऐसा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।